हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी आप अच्छा हूं। गाइस, हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में वाई जीएसटी, व्हाट इज द नीड ऑफ जीएसटी। हमने डिस्कस किया था कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के 3 मेन रीजन थे। रीजन नंबर 1, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। द रीजन नंबर 1 इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। रीजन नंबर 2, that is cascading effect, and the reason number 3 is uniformity. मैं आपको याद दिलवा दूं, हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस कंप्लीट कर लिया था, जहां पे हमने सीखा था कि 17 टैक्सेस, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनफैक्ट मैं बोलूंगा 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव किया गया, खत्म किया गया, और इसके बदले में एक नया टैक्स लाया गया। दैट नेम इज जीएसटी। दैट नेम इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मैं आपको याद दिलवा दूं, जो ये 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के 8 टैक्सेस थे और स्टेट गवर्नमेंट के 9 टैक्सेस थे। और उन 8 + 9 17 को रिमूव किया गया और उनकी जगह एक सिंगल टैक्स लाया गया जिसका नाम था जीएसटी। तो ये रीजन था जीएसटी को लेके आने का। लेकिन ये एक रीजन था, बाकी 2 रीजन और भी है। दूसरा रीजन है कास्केडिंग इफेक्ट। दूसरा रीजन है कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? पहला क्वेश्चन, कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन, जीएसटी के आने के बाद कास्केडिंग रिमूव कैसे हो गया। मतलब कास्केडिंग को रिमूव करना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। कास्केडिंग इफेक्ट था जीएसटी के अंदर, जीएसटी से पहले जीएसटी ने कास्केडिंग को खत्म कर दिया और यही हमारा जीएसटी को लेके आने का मेन ऑब्जेक्टिव था। मेन ऑब्जेक्टिव, अगर आप पूछोगे ना सर इन 3 में से सबसे मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है जीएसटी को लेकर आने का, तो मैं बोलूंगा कास्केडिंग। हालांकि कास्केडिंग को मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जीएसटी को रिमूव करने का था कास्केडिंग। अब नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट एंड हाउ इट इज बीइंग रिमूव्ड आफ्टर इंट्रोड्यूस ऑफ जीएसटी। यस, आज मैं यही डिस्कस करने वाला हूं। देखो सर, सबसे पहले ये लिखा कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब था टैक्स ऑन टैक्स। मैं एक काम करता हूं, कास्केडिंग इफेक्ट पहले आपको पीपीटी स्लाइड से करवाता हूं। जैसा कि आप जानते हो, हम लोग पीपीटी स्लाइड पे बढ़ते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट सर, सबसे पहले आप लिखिए मेरे साथ, मैं यहां लिखवा देता हूं कुछ आपको। मेन ऑब्जेक्ट टू इंट्रोड्यूस जीएसटी is to remove cascading. Yes sir, the main object to introduce GST is to remove cascading. Cascading हटाना ही GST को लेके आने का मेन कारण था। And to provide seamless flow of credit. And to provide seamless flow of credit. और क्रेडिट का एक सीमलेस फ्लो प्रोवाइड करना जीएसटी का मेन ऑब्जेक्टिव है। सीमलेस समझते हो? सीमलेस समझते हो जिसमें कोई रुकावट ना हो। घर में पर्दा था ना, पर्दा वो सीमलेस होता है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग पर्दा होता है तो उसके अंदर फिर कट लगा होता है, उसके अंदर टांके लगे होते हैं, जोड़ लगा होता है। बिना जोड़, सीधा सीमलेस फ्लो में, सीमलेस फ्लो, तो प्रोवाइड सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो सर मैं आपको करवाने जा रहा हूं कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। सुनो पहले, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। देखो, टैक्स लगाना मैं बोलूंगा गलत नहीं है। गवर्नमेंट टैक्स चाहती है तो गवर्नमेंट टैक्स लगाए, कोई इशू नहीं है। लेकिन टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना, यार ये तो एथिकली गलत है, ये तो सुनने में गलत लग रहा है। ये तो सुनने में गलत है। टैक्स भी लेंगे, फिर टैक्स के ऊपर भी टैक्स लेंगे। अरे आप इनकम पे टैक्स लो, आप सेल पे टैक्स लो, आप सर्विसेज पे टैक्स लो, आप सप्लाई पे टैक्स लो, आप इंपोर्ट पे टैक्स लो, इट्स ओके। कोई इवेंट तो है, कोई इवेंट तो है, कुछ हो रहा है तो आप टैक्स ले रहे हो, सेल हो रही है तो आप ले रहे हो, सप्लाई हो रही है तो आप ले रहे हो, इनकम हो रही है तो आप ले रहे हो, इट्स ओके। लेकिन आप कह रहे हो टैक्स पे भी टैक्स लेंगे, ये तो यार एथिकली गलत है। ये तो बिल्कुल एथिकली गलत है, सुनने में भी गलत लगता है, लेकिन ऐसा होता था जीएसटी के आने से पहले। ऐसा होता था कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक आदमी मैन्युफैक्चरर है और वो ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर जो होता है वो मैन्युफैक्चर करके बेचता भी है, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके बेचता भी है। तो हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, लेकिन नॉर्मली मैन्युफैक्चरर एज वेल एज ट्रेडर होता है। वो आदमी बनाता भी है और बेचता भी है। तो जब ये बनाता है तो इसकी गुड्स बनती है 100 रुपए में,
इसने मैन्युफैक्चरिंग करी है 100 रुपए में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी कि हम आप पे टैक्स लगाएंगे एक्साइज ड्यूटी नाम का। आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग करने पर टैक्स लगता है, उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, और ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था, ये भी आपको पता है। यस सर, ये हमें पता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करती थी इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी 10%। मान लीजिए 100 रुपए का 10% हो गया 10 रुपए। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है। आपने मैन्युफैक्चरिंग की तो आपको टैक्स देना पड़ रहा है, आपने मैन्युफैक्चरिंग की तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ही, नेचुरली बात है। ये इवेंट है मैन्युफैक्चरिंग और इसके ऊपर टैक्स लगता था, तो इट्स ओके। ये हो गया 110 रुपए। अब आपकी वैल्यू होगी 110 रुपए, क्योंकि आपने 100 रुपए का सामान बनाया और 10 रुपए गवर्नमेंट ने टैक्स ले लिया। अब आप इस गुड्स को सेल करने जा रहे हो। जब आप इस गुड्स को सेल करते हो तो इसके ऊपर एक और टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड वैट। दैट इज कॉल्ड वैट। वैट का मतलब वैल्यू एडिशन टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, और इसे लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट। गलत ये भी नहीं है, क्योंकि देखिए ये नया इवेंट है। पहले आपने बनाया था, हमने आपसे इसलिए टैक्स लिया था, अब आप बेच रहे हो तो हम इसलिए टैक्स ले रहे हैं। ये गलत नहीं है, सेल के ऊपर टैक्स लेना गलत नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट इवेंट है। लॉ ने बोला, गवर्नमेंट ने बोला हम अगर आप बेचोगे तो टैक्स लेंगे, अगर आप बनाओगे तो लोगे। आपने बनाया, हमने टैक्स ले लिया, अब आप बेच रहे हो, हम लेंगे। गलत क्या था कि ये जो वैट का 10% था, ये इस 110 रुपए पे लग रहा था, ये गलत था, ये गलत था। और ये अमाउंट आ रहा था 11 रुपए। देखो 10% 110 का 10% 11 रुपीज, और टोटल अमाउंट आ रहा था 121 रुपीज, जो कस्टमर से चार्ज किए जा रहे थे। ये गलत था। ये गलत क्यों था? क्योंकि एक्चुअली में गुड्स की वैल्यू 100 रुपए है, एक्चुअली में गुड्स की वैल्यू 100 रुपए। ये 10 रुपए तो ऑलरेडी टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी तो इटसेल्फ एक टैक्स ही तो है। अरे ड्यूटी बोलते हैं हम इसको, ये भी तो टैक्स ही होता है। तो जब 110 रुपए के ऊपर वैट लगेगा तो प्रैक्टिकली इस 10 रुपए के ऊपर भी वैट लगेगा, तो प्रैक्टिकली इस 10 रुपए के ऊपर भी वैट लगेगा। और एक्साइज ड्यूटी यानी कि टैक्स है, उसके ऊपर वैट लग रहा है, यानी कि उसके ऊपर फिर टैक्स लग रहा है। दैट इज कॉल्ड टैक्स ऑन टैक्स एंड दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। और इससे गुड्स हो रही थी महंगी, इससे गुड्स हो रही थी महंगी, कस्टमर तक जा रही थी महंगी। देखो प्रैक्टिकली देखा जाए ये 110 रुपए दो चीजों से बना हुआ है। एक तो 100 रुपए जो वैल्यू के नाम का, और 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी के नाम का। जब इस 10% को आप इस 110 पे लगाते हो तो ये 10% इसके ऊपर भी लग जाता है, और ये 10% इसके ऊपर भी लग जाता है। ये 10 रुपए आता है और ये 1 रुपए आता है। इन दोनों का टोटल जो है वो ये टैक्स बन रहा है 11 रुपए, वो ये टैक्स बन रहा है 11 रुपए। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो 11 रुपए का वैट है वो एक्चुअली 100 रुपए के ऊपर भी है और उस 10 रुपए के ऊपर है, और 10 रुपए जो है वो टैक्स है, तो टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। दैट इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। ये सबसे बड़ा इशू था, ये सबसे बड़ा इशू था कि कास्केडिंग का मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स। प्लीज टेल मी गाइस, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ कि कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? अभी मैंने इसको शुरू किया, कास्केडिंग विल टेक लॉन्ग टाइम। आज की क्लास शायद कास्केडिंग पे चलने वाली है, और हो सकता है कि आज की क्लास 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट तक चली जाए। ओनली कास्केडिंग, ओनली कास्केडिंग। देयर इज अ लॉन्ग देयर इज अ नीड ऑफ इन डेप्थ नॉलेज। ओके, तो आपने कास्केडिंग का ऊपर ऊपर से क्या मतलब सीख लिया? सर हम कास्केडिंग को अब तक ये समझ पाए हैं कि कास्केडिंग का मतलब होता है जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है तो उसे कास्केडिंग कहते हैं, और ये गलत है। यस, एब्सोल्युटली राइट। अब सर आपको कास्केडिंग को अगर डिटेल में समझना ना, तो देखो ये लिखा हुआ है एज वी नो दैट, नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको क्लियर नहीं होगा। अभी पढ़ लो, आपको पढ़ने से कौन रोक सकता है? ट्रेडर विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑब्लिक क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ये आपको समझ में नहीं आया कि ये क्या मतलब है ना, ट्रेडर विल नॉट गेट द बेनिफिट या क्रेडिट ऑफ एक्साइज ड्यूटी। ये आपको अभी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। देखिए सर, अगर आपको कास्केडिंग समझना ना, तो आपको एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा, एक और कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इस कंसेप्ट का नाम मैं दे रहा हूं क्रेडिट कंसेप्ट, क्रेडिट कंसेप्ट। तो आज मैं आपको एक बार क्रेडिट कंसेप्ट सिखाने वाला हूं। यह कंसेप्ट सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आप क्रेडिट कंसेप्ट को सीखेंगे आज डिटेल में, तो आप क्लास के एंड तक पहुंचते पहुंचते कास्केडिंग को भी सीख जाएंगे। और इस कंसेप्ट की जरूरत आपको आने वाली हर क्लास में पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यस गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्रेडिट कंसेप्ट। लेकिन इस क्रेडिट कंसेप्ट को मैं एक प्रीलिमिनरी लेवल पे सिखाऊंगा, बेसिक लेवल पे सिखाऊंगा। दूसरी बात, इस कंसेप्ट को हमने एक और नाम दिया है। इस कंसेप्ट का नाम है जीएसटी बेस्ड ऑन वैट प्रिंसिपल। बच्चा कहता जी जीएसटी वैट ही है क्या? वैट नहीं है। वैट जिस बेसिस पे काम करता था, जीएसटी भी उसी बेसिस पे काम करता है। जीएसटी इज बेस्ड ऑन वैट प्रिंसिपल।
हालांकि ये टॉपिक, एक टॉपिक आएगा आगे, कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या है उसमें आता है, लेकिन ये टॉपिक मैं वहां नहीं करवाता, ये मैं पहले करवाता हूं आपको, क्योंकि मुझे कास्केडिंग समझाना है और कास्केडिंग इसको समझे बगैर नहीं सीखा जा सकता। ओके, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट कंसेप्ट नंबर 1, जो इस चैप्टर को समझने के लिए जरूरी है। क्रेडिट कंसेप्ट भी कह सकते हो या जीएसटी बेस्ड ऑन वैट प्रिंसिपल। सर यहां पे मेरे पास एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, वो एग्जांपल मुझे आपको समझानी है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं कि आपको एग्जांपल दिखाई दे, बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल दिखाई देनी चाहिए। जीएसटी बेस्ड ऑन वैट प्रिंसिपल, अ बिग एग्जांपल मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। थोड़ा छोटा लिखा हुआ है लेकिन आपको दिखाई दे जाएगा, डोंट वरी। आप इस एग्जांपल को मेरे साथ एक एक वर्ड समझना सर, एक एक वर्ड। इस एग्जांपल को पूरा करने में हमें आधा घंटा आराम से लग जाएगा। एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल तो आप क्रेडिट कंसेप्ट को भी सीखना शुरू कर देंगे। ओके, बातें ना करके मैं शुरुआत करता हूं इस कंसेप्ट की। एक मिस्टर एक्स है, वो मैन्युफैक्चरर है। एक्चुअली में मैं एक चेन डिस्कस कर रहा हूं, एक्चुअली में मैं एक चेन डिस्कस कर रहा हूं कि कैसे गुड्स मैन्युफैक्चरर बनाता है, फिर वो होल सेलर को बेचता है, होल सेलर कैसे रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कैसे कंज्यूमर को बेचता है। इस सब में टैक्स की इंप्लीकेशन क्या होती है वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। तो बेसिकली मैं एक चेन डिस्कस कर रहा हूं, क्रेडिट कंसेप्ट की चेन डिस्कस कर रहा हूं। ये चेन समझना बहुत जरूरी है। ओके सर, समझा दूं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक एक करके। मिस्टर एक्स एक मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर लोग वो होते हैं जो गुड्स को बनाते हैं और फिर बनाकर बेचते हैं, ऑफ कोर्स। लेकिन शुरुआत यहां से होती है क्योंकि ये लोग बनाने वाले हैं, पहले बनेगी तभी तो आगे बिकेगी। मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बना रहा है वो इसकी परचेज प्राइस है इसके लिए 0, निल। सर ये मतलब, अरे जब कोई बंदा बना रहा है तो खरीदेगा क्यों? खरीदेगा क्यों? ये तो बना रहा है ना। अब स्टूडेंट कहता है वो तो बात ठीक है, लेकिन किसी चीज को बनाने के लिए भी तो रॉ मटेरियल परचेज करना ही पड़ता है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं एग्जाम्पल ना बिल्कुल 0 से शुरू करना चाहता हूं। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल परचेज से शुरू करोगे तो फिर आप रॉ मटेरियल वाले का पूछोगे, जिसने बेचा है उसका क्या करना है, तो कंसेप्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है और वो खुद बनाता है, वो खुद गुड्स को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, तो उसका परचेज हो गया निल। एक होता है इनपुट जीएसटी। अब कंसेप्ट को समझना, एक वर्ड मैंने यूज किया आज, इनपुट जीएसटी। ये क्या होता है? सर जब आप कुछ परचेज करते हैं तो कोई आपको बेचता भी है। हाँ सर बेचता भी है, तो जो बेचता है उसके लिए तो सेल है। हाँ सर बिल्कुल सही है। मान लीजिए ए है, उसने बी को सेल करी, बी के लिए तो परचेज है। हाँ बी के लिए तो परचेज है, तो ए जब सेल करेगा तो वो बी से जीएसटी लेगा। ये रूल होता है। आप भी तो बाजार में कोई सामान खरीदते हो तो बेचने वाला आपको बेचता है तो जीएसटी लेता है ना उसके ऊपर। हाँ वो तो लेगा ही। तो ए जो जीएसटी लेता है बी के लिए ये इनपुट जीएसटी है। बी के लिए ये इनपुट जीएसटी, मतलब जो परचेज कर रहा है उसके लिए जो परचेज के ऊपर जीएसटी पे होता है उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। गाइस प्लीज इस बात को याद कर लो, इस बात को याद कर लो, इस बात को याद कर लो। परचेज के टाइम पर पे किया हुआ टैक्स परचेजर के लिए इनपुट जीएसटी है। परचेज के टाइम पे किया हुआ टैक्स परचेजर के लिए इनपुट जीएसटी है। मैं एग्जांपल दूं, मैंने ये मोबाइल खरीदा, ये मोबाइल मेरा 20,000 का आया। एग्जांपल के लिए मान लो ये मोबाइल मेरा 20,000 रुपए का आया, इसके ऊपर मैंने 10% टैक्स पे किया, मान लो जीएसटी पे किया। एग्जांपल के लिए मान लो 200 रुपए, सॉरी 2,000 रुपए, 20,000 रुपए का फोन, 2,000 रुपए का जीएसटी, टोटल मैंने 22,000 रुपए पे किए। तो 2,000 रुपए मेरे लिए इनपुट जीएसटी है। 2,000 रुपए मेरे लिए इनपुट जीएसटी है। ओके, सेलर के लिए क्या, उसे छोड़ो। मेरे लिए जो परचेज के टाइम पे किया उसे इनपुट जीएसटी कहते हैं। आप कैसे याद करोगे इसकी डेफिनेशन? आप बोलोगे इनपुट जीएसटी मींस जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। जीएसटी पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। गाइस प्लीज याद कर लेना क्योंकि आने वाले टाइम में इन छोटी छोटी टर्म्स का यूज बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो फर्स्ट टर्म मैंने यूज किया इनपुट जीएसटी। ये कब पे करते हो आप? ये हम पे करते हैं सप्लायर को, यानी कि जो हमें बेचता है, और ये हम पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो जब मैन्युफैक्चरर ने कुछ परचेज किया ही नहीं तो उसका इनपुट जीएसटी भी हो गया निल, तो उसकी कॉस्ट आ गई निल। तो क्योंकि मैन्युफैक्चरर कुछ परचेज तो करता नहीं है, वो तो बनाता है। मैंने बोला आप मान लो बनाता है, बनाने से शुरू कर रहे हैं तो इनपुट जीएसटी भी निल आएगा। ठीक है ठीक है। फिर उसने बनाया,
बनाने के बाद जो गुड्स बनी ना, उसमें उसने वैल्यू एडिशन किया। V/A को मैं बोल रहा हूं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन मतलब इसने इसके अंदर अपना प्रॉफिट जोड़ लिया, कॉस्ट जितने भी खर्चे आए होंगे वो जोड़ लिया, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इज नथिंग बट जो कॉस्ट एंड प्रॉफिट इसने जो कॉस्ट इनकर की है और जो प्रॉफिट ये कमाना जाता है उसको अगर मान ले तो वैल्यू एडिशन कहते हैं। और इसने जोड़ लिया 100 रुपए। तो इसने डिसाइड किया मैं इस गुड्स को 100 रुपए की बेचूंगा। लो जी, बड़ी सिंपल सी बात है सर, इसमें क्या बड़ी बात है, तो नेचुरल सी बातें हैं कि एक आदमी गुड्स बनाता है और उसको लगता है मैं मेरी गुड्स 100 की बेचूंगा, तो 100 रुपए वैल्यू एडिशन है। 100 रुपए वैल्यू एडिशन क्यों है? क्योंकि उसने खरीदी 0 की है, खुद बनाई है, तो जितने की बेच रहा है वो सारा वैल्यू एडिशन है। अब मिस्टर एक्स जो है वो परचेज करता है, नील नहीं करता है परचेज, इनपुट जीएसटी पे नहीं करता है, वैल्यू एडिशन जो है वो 100 रुपए करता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और वो कहता है मेरा सेल प्राइस 100 रुपए है। जब मिस्टर एक्स इसे बेचने लगा, किसको बेचेगा? ये मिस्टर वाई को बेचेगा। जब मिस्टर एक्स इसे बेचने लगा, ध्यान सुनना, जब मिस्टर एक्स इसे बेचने लगा तो उसे कहते हैं, लोग कहते हैं जब आप इसे बेचोगे 100 रुपए का, लोग कहते हैं जब आप इसे 100 रुपए का बेचोगे आगे दूसरे बंदे को तो आपको एक जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर कहता है मतलब, बोले देखिए जब आप सामने वाले को 100 रुपए का बेचेंगे तो आप उससे जीएसटी ले लेना, आपको सेल पर जीएसटी लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी एक नई टर्म आ गई, एक नई टर्म आउटपुट जीएसटी। क्या होता है आउटपुट जीएसटी? जीएसटी विच इज पेबल एट द टाइम ऑफ सेल। जब आप सेल करते हैं या सप्लाई करते हैं, अभी सेल वर्ड यूज करो थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, जब आप सेल करते हैं तो आपको गवर्नमेंट को जीएसटी देना होता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। लेकिन ये जीएसटी आप कैसे दोगे? जनता से लेकर, जिसको आप सेल करोगे उससे लेकर। तो आउटपुट जीएसटी जो है इस सेल प्राइस के ऊपर चार्ज होगा, और कस्टमर को आपने ये गुड्स 100 रुपए की बेचनी है, साथ में उससे 10% मैंने अज्यूम किया, जीएसटी का रेट 10% मैंने अज्यूम किया। एक बार इस एग्जांपल को समझने के लिए 10 रुपए आपने उससे लेने हैं। लो जी, बात डन हो गई। आपने 100 रुपए की गुड्स बनाई और अब ये आप सामने वाले को बेच रहे हो 100 रुपए की, प्लस 10 रुपए आप बोल रहे हो भाई जीएसटी तेरे को देना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने आगे गवर्नमेंट को देना है, ये मैंने आगे गवर्नमेंट को देना है। ठीक है सर, तो मैंने 2 टर्म सिखा दी, एक इनपुट जीएसटी और एक मैंने टर्म कर दी आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी क्या होता है? जो आप परचेज के टाइम पे करते हो। आउटपुट जीएसटी क्या होता है? जो आप सेल के टाइम पे करते हो, सेल के टाइम पे करते हो। ओके, इसे अब मैं यहां से हटा रहा हूं और देखिए ये माइनस कुछ लिखा हुआ है, इसे आप भूल जाओ एक बार, इसे आप भूल जाओ एक बार। ये माइनस इनपुट जीएसटी क्या है, नेट जीएसटी पेबल ऑफ एट गवर्नमेंट क्या है मैं बता दूंगा आपको, छोड़ दो आप। अब एक बात हो, जो आप सामने वाले को बेचोगे तो उसे बिल बना के दोगे। हाँ सर, बिल तो देना पड़ेगा। उस बिल को कहते हैं टैक्स इनवॉइस। एक्स अपनी गुड्स जो उसने 100 रुपए की बनाई है, उसे लगता है मैं 100 की बेचूंगा, ये 100 रुपए की गुड्स आगे बेच रहा है, और जिसको बेच रहा है ये उसे बिल भी बनाकर दे रहा है, और उस बिल का नाम है टैक्स इनवॉइस। तो गाइस, जो बिल हम आगे देते हैं उस बिल का नाम होता है टैक्स इनवॉइस। बड़े ध्यान सुनना, बड़े ध्यान से, प्लीज 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 फोकस बनाए रखना। आधा पौने घंटे की बात है, जीवन भर के लिए तृप्ति मिल जाएगी, जीवन भर के लिए शांति मिल जाएगी। तो टैक्स इनवॉइस उसे देना पड़ेगा आगे। टैक्स इनवॉइस में क्या लिखेगा? बोलेगा देख भाई, मेरा सेल प्राइस है 100 रुपए, मैं जो तुझे गुड्स बेच रहा हूं ये 100 रुपए की है, प्लस मैं तेरे से जीएसटी ले रहा हूं 10 रुपए, तू मुझे टोटल 110 रुपए दे दे। तो एक्स जो है, जो वाई को बेचेगा या ए को बेचेगा, जिसको भी बेचेगा, सामने वाले को बेचेगा, तो ये 100 रुपए तो अपने सेल के नाम के लेगा और 10 रुपए जीएसटी के नाम के लेगा। बताओ एक्स इस 10 रुपए के जीएसटी का क्या करेगा? सर ये सरकार को दे देगा, क्योंकि जीएसटी कभी भी किसी एक्स वाई जेड का नहीं होता, हमेशा गवर्नमेंट का होता है। तो देखो एक्स जो है वो नेट जीएसटी जो पेबल कर देगा गवर्नमेंट को, ये 10 रुपए गवर्नमेंट को देगा। माइनस इनपुट जीएसटी क्या बताऊंगा, माइनस इनपुट जीएसटी क्या है बताऊंगा, अभी वेट करो। बस मैं ये कह रहा हूं कि ये 10 रुपए गवर्नमेंट से, ये 10 रुपए एक्स आगे से ले लेगा और फिर ये गवर्नमेंट को दे देगा। प्लीज प्लीज प्लीज, आपको मैन्युफैक्चरिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इस पॉइंट को छोड़ दो एक बार, क्योंकि ये आपको अभी समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, ये आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा अभी। लेकिन यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर बिल्कुल हो गया। मैं एक बार दोबारा बता दूं, एक्स मैन्युफैक्चरर है, वो परचेज नहीं करता है, वो परचेज पे जीएसटी भी पे नहीं करता है, वो अपनी वैल्यू जोड़ता है 100 रुपए और वो 100 रुपए की बेच देता है। जब वो 100 की बेचता है, किसको बेचता है? सर वो वाई को बेचता है। वो वाई को 100 रुपए की बेचता है, लेकिन वाई से 100 रुपए प्लस 10 रुपए लेता है, 100 रुपए अपने, 10 रुपए जीएसटी के नाम के, और वो वाई को बिल भी देता है, जिस बिल का नाम टैक्स इनवॉइस होता है, जिसमें 100 प्लस 10
लिखा होता है और वो वाई से 110 रुपए पूरे चार्ज कर लेता है। ठीक है सर, इट्स ओके। वाई की बात करते हैं। अब वाई वाला कंसेप्ट सीखना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वाई कहता है मेरा परचेज, वाई एक डीलर है, आप इसे होलसेलर कह सकते हैं, मैंने डीलर बोला है। ये कहता है मेरा परचेज है 110 रुपए का। ध्यान सुनना, वाई कहता है मेरा परचेज है 110 रुपए का। गवर्नमेंट ने बोला 110 क्यों? बोला सर मैंने एक्स से सामान खरीदा है 110 रुपए का, तो माई परचेज इज 110। वेरी सिंपल। देखो ना, ये देखो, ये मैंने जो वाई हूं मैंने एक्स को टोटल 110 रुपए दिए हैं, उसने मुझसे लिए हैं 100 रुपए प्लस 10 रुपए जीएसटी के नाम के, तो मेरी टोटल कॉस्ट हो गई 110 रुपए। यस, मैं लिखूंगा 110 रुपए। प्लीज ध्यान सुनना, गवर्नमेंट ने वाई को कहा यार ऐसे मत कर, तू तेरी कॉस्ट जो है ना 100 रुपए मान ले। वाई ने कहा लेकिन वाई क्यों? जब मेरी कॉस्ट 110 है तो मैं 100 क्यों मानूं? भाई मैंने बोला देखिए सरकार, आपको शायद गलतफहमी हुई है, मैंने सच में 110 का खरीदा है, मैंने एक्स को 110 रुपए दिए हैं। गवर्नमेंट ने कहा हमें पता है। वाई ने कहा मेरे पास बिल है, एक्स का दिया हुआ बिल है, टैक्स इनवॉइस नाम का, जिसमें लिखा हुआ है मैंने 110 रुपए दिए हैं। गवर्नमेंट ने कहा हमें मालूम है तूने 110 रुपए दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि तू अपनी कॉस्ट 100 रुपए मान ले। बोला लेकिन क्यों? मैं अपने 100 रुपए क्यों मानूं? जब मेरे 110 लगे हैं तो मैं 100 क्यों मानूं? जब मेरी कॉस्ट 110 रुपए है तो मैं 100 क्यों मानूं? गवर्नमेंट ने बोला हम तुम्हें इस 10 रुपए का क्रेडिट दे देंगे। ध्यान सुना, गवर्नमेंट ने बोला इस 10 रुपए का हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे। जो टैक्स तू परचेज के ऊपर पे करके आया ना एक्स को, जो तूने परचेज किया है 110 रुपए का सामान, इसमें जो टैक्स के नाम के 10 रुपए है, इसका हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे। वाई बोला सर मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे क्रेडिट नाम की भाषा समझ में नहीं आती, आप सीधा बताओ क्या कहना चाहते हो? क्रेडिट दे देंगे क्या मतलब होता है? बोले क्रेडिट दे देंगे मतलब गवर्नमेंट कहती है अब इसे कैसे समझाएं यार, क्या समझाएं? गवर्नमेंट ने बोला क्रेडिट देने का मतलब ये 10 रुपए हम तेरे को वापस कर देंगे। बोला 10 रुपए वापस कर दोगे मुझे? हाँ। बोले वापस कर देंगे। बोला सरकार वापस भी करती है? कमाल की बात है, मुझे लगा सरकार सिर्फ मतलब सरकार सिर्फ पैसे लेती है। बोले नहीं देख, गुस्सा मत मान, तू अपनी कॉस्ट 100 रुपए मान ले, और ये 10 रुपए जो है ना तू याद रख ले अपने मन में कि तूने हमसे 10 रुपए लेने हैं, हम तेरे को लौटाएंगे। बोला सर मुझे विश्वास नहीं हो रहा। बोले विश्वास कर ले, प्लीज विश्वास कर ले, तू 100 रुपए अपनी कॉस्ट मान, 110 रुपए मत मान। बोला आप इतना कह रहे हो, मैं लिख लेता हूं 100 रुपए, लेकिन मुझे डर लग रहा है, क्या आप मेरे 10 रुपए मुझे लौटाओगे ना? बोले यार सरकार की बात में विश्वास नहीं, सरकार है हम। बोले ठीक है। बोला इनपुट जीएसटी 10। गवर्नमेंट ने बोला ये क्या लिखा है, ये क्यों लिखा है 10 रुपए? बोला सर मैंने साइड में लिखा है, मैं जोड़ नहीं रहा हूं, मैं अपनी कॉस्ट 100 ही मान रहा हूं, देख लो। ये ना मैंने इसलिए लिखा है कि मुझे याद रह जाए कि मैंने आपसे 10 रुपए लेने हैं, कहीं भूल ना जाऊं। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे दिल की तसल्ली है, तू लिख ले, एक साइड में लिखना चाहता है तो चाहे तो मत भी लिख, कोई दिक्कत नहीं है। हमें याद है हमने तेरे 10 रुपए देने हैं, हम तेरे को 10 रुपए जरूर देंगे, वादा है। इस वादे में मिस्टर वाई ने कहा कि ठीक है, मैं 10 रुपए को अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा। प्लीज मेरे शब्दों को ध्यान सुनना। तो मिस्टर वाई ने कहा ठीक है, जो 10 रुपए मैंने जीएसटी के नाम के पे किए हैं, मैं उसे अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा, अगर आप मुझे 10 रुपए लौटाओगे तो। अगर आप मुझे 10 रुपए लौटाओगे तो मैं अपनी कॉस्ट 100 रुपए ही मान लूंगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला प्लीज मान लो। अब आगे वाई कहता है देखो 100 रुपए की मेरी कॉस्ट है, मैं भी जोड़ूंगा वैल्यू एडिशन, मतलब वाई ने भी कुछ खर्चे किए होंगे, वाई ने भी कुछ प्रॉफिट सोच रखा है। वाई ने जोड़े 90 रुपए, वाई कहता मैं बेचूंगा 190 रुपए की, मैं बेचूंगा 190 रुपए की गुड्स। ठीक है भाई, हर किसी को अपना प्रॉफिट जोड़ने का हक है, हर किसी को अपने खर्चे जोड़ने का हक है, इसने भी जोड़ा है। अब ये आगे जब मिस्टर जेड को बेचेगा तो ये बेचेगा 190 रुपए की। ध्यान सुनो मेरी बात। अब वाई कहता है मैं जेड को बेचूंगा 190 रुपए की। ठीक है भाई, अच्छी बात है। जब भी ये बेचेगा, एक रूल है, एक लॉ है, सरकार कहती है जब आप सेल करोगे तो आपको सामने वाले से जीएसटी लेना है। वाई तेरे को याद है, एक्स ने भी तेरे से लिया था? बोला याद है, उसने मेरे को 100 का बेचा था, लेकिन 10 रुपए जीएसटी का ले लिया था। बोले तू भी लेना, जब तू जेड को बेचेगा तो 10% जीएसटी लेना, आउटपुट जीएसटी 10% के हिसाब से होगा 19 रुपए। और गवर्नमेंट बोली ये जीएसटी हमारे पास ले आना, क्योंकि जीएसटी सिर्फ सरकार का होता है, किसी डीलर का नहीं होता। सही बात है। अब बताइए मिस्टर वाई ने ये गुड्स जेड को कितने में बेची है? सर 190 प्लस 19 रुपए। जब मिस्टर वाई जेड को गुड्स बेचेगा तो बोलेगा देख जेड,
देख जेड मेरी बात सुन, देख जेड मेरी बात सुन, मैंने तेरे को गुड्स बेच रहा हूं 190 की, लेकिन मैं साथ में जीएसटी लूंगा। सरकार कहती है जब भी सेल करो तो जीएसटी लेना होता है, तो मैं तो तेरे से जीएसटी लूंगा 19 रुपए। जेड कहता कोई बात नहीं, मैं आपको 190 प्लस 19 रुपीज 209 जो बनेगा वो मैं आपको देने को तैयार हूं। उधर गवर्नमेंट वाई को बोल रही है 19 रुपए लेके जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, 19 रुपए ले आ, 19 तो हमारे है ना, 19 तो हमारे है। वाई ये 19 रुपए लेकर सरकार को देने चला गया। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, कहानी ध्यान सुनो। वाई ये 19 रुपए लेकर सरकार को देने चला गया। सरकार के पास जाके बोलता सरकार, सरकार 19 रुपए लेने हैं। बोला हाँ हाँ लाओ 19 रुपए, तूने हमारे 19 रुपए देने हैं। उसने बोला पहले 10 रुपए मेरे दो। बोले कौन से 10 रुपए? बोला भूल गए, भूल गए वो दिन जब कह रहे थे इस 10 रुपए को कॉस्ट में ऐड मत कर, हम तेरे को क्रेडिट दे देंगे, हम तेरे को वापस कर देंगे। भूल गए वो दिन? याद नहीं है ना आप लोगों को? आप शुरुआत की बात थी ना वो। सरकार बोली नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हमें याद है, हमें याद है, हमने तेरे 10 रुपए देने हैं, क्योंकि जब तूने जब परचेज किया था तो तूने जीएसटी पे किया था 10 रुपए का, वो हमने तेरे वापस देने का वादा किया था। बोला हाँ मेरे 10 दे दो और अपने 19 ले लो, मेरे 10 रुपए दे दो और अपने 19 ले लो। सरकार ने कहा बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, ऐसे बच्चे खेलते थे, बच्चे खेलते होते, मेरे दे दे अपने ले ले। तूने हमारे कितने देने? बोला 19। बोले अपने 10 काट ले, अपने 10 काट ले और हमारे बाकी जो बचते हैं वो दे दे। बोला ठीक है, एक ही बात है। इसने 10 रुपए काट लिए अपने और बाकी 9 रुपए सरकार को नेट पेबल कर दिया, नेट जीएसटी टू गवर्नमेंट कर दिया 9 रुपए। सर इस 10 रुपए को माइनस करने को ही कहते हैं क्रेडिट मिलना, इस 10 रुपए के माइनस करने को ही कहते हैं क्रेडिट मिलना, इस 10 रुपए के माइनस करने को कहते हैं क्रेडिट करना। सर इसमें क्यों नहीं मिला क्रेडिट, माइनस नील क्यों आया? क्योंकि इसने परचेज के टाइम पे कोई इनपुट जीएसटी पे किया ही नहीं था। जीएसटी इनपुट के टाइम पे पे करोगे तभी तो माइनस होगा। जब आपने इनपुट जीएसटी पे ही नहीं किया तो माइनस कैसे हो जाएगा? तो सर इनपुट जीएसटी का क्रेडिट मिलना, सुन रहे हो, इनपुट जीएसटी के क्रेडिट मिलने का मतलब क्या होता है कि जब आप आउटपुट जीएसटी गवर्नमेंट को देंगे, जनता से लेकर गवर्नमेंट को देंगे, तो आपने जो इनपुट पर पे किया होगा, आपने जो इनपुट पे किया होगा वो आप माइनस कर लेना। इसे कहते हैं क्रेडिट का मिलना। अब बताओ जो इसने यहां ऐड नहीं किया वो सही किया या गलत किया? सर सही किया, क्योंकि जब इसको वापस ही मिल जाने हैं तो कॉस्ट का पार्ट क्यों माने? सर देखो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। सरकार ने कहा इस इनपुट जीएसटी को अपनी कॉस्ट का पार्ट मत मान, 110 मत बना, इसे साइड कर दे क्योंकि हम तुझे इसका क्रेडिट दे देंगे। सर एक कंसेप्ट बन गया, जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है, जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। पहले यह बात समझ लो, जिस टैक्स का क्रेडिट मिलना है फ्यूचर में, पता है आपको मिलेगा, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। यह बात आपको रटनी पड़ेगी, क्योंकि यह बात कम से कम पूरे जीएसटी में 10,000 बार आएगी, कम से कम 10,000 बार, और ये आपको समझ आती ही आती है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन शुरुआत में रटनी पड़ती है, रटनी पड़ती है। प्लीज मेरी बात समझना, कुछ चीजें हम लाइफ में ना शुरुआत में रटते हैं, धीरे 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 हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग होना शुरू होती है। यही जिंदगी का असली तरीका होता है चीजों को समझने का। मेरा बेटा जब 3 साल का था, 4 साल का था, 3-4 साल का, तो उसने स्कूल जाना शुरू किया और उसने पढ़ाई करनी शुरू करी। बोलने लग गया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। मैंने कहा वाह बेटा, A फॉर एप्पल, एप्पल का मतलब क्या? बोला पापा पता नहीं, A फॉर एप्पल बोलते हैं, B फॉर बॉय बोलते हैं, C फॉर कैट बोलते हैं। रट रहा था। छोटे से बच्चे को रटवाया जाता है कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट। बेटा वो मतलब नहीं पता उसके, रटना है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई, वो समझ गया A फॉर एप्पल नहीं होता, A फॉर अनामिका, अर्पिता, मतलब बहुत सारा ए के बड़े सारे मतलब होते हैं, बड़े सारे नाम होते हैं के, वो सारे नाम समझ गया। अब वो समझ गया ए का मतलब सिर्फ एप्पल नहीं होता। कंसेप्ट को हम शुरुआत में हमेशा ग्रैस्प करते हैं, क्या चीज है, ठीक है सुन लिया। धीरे धीरे उस कंसेप्ट की बातें इतनी सारी होती है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी 100% से भी ऊपर निकल जाती है। यस, एक्सपर्टाइज आ जाती है उसके अंदर। आज आपने क्या सीखा? जिस टैक्स का क्रेडिट मिलता है, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, जिस आपको जिस लैंग्वेज में अच्छा लगता है उसमें लिखिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मतलब साउथ से भी हैं, उनको हिंदी थोड़ी कम समझ में आती है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं साथ साथ, जैसे आपकी अपनी लोकल लैंग्वेज है उस तरीके से लिख सकते हैं। जिस टैक्स का क्रेडिट मिलेगा या मिल जाता है, जिस टैक्स का क्रेडिट मिलता है वो टैक्स कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, वो टैक्स कॉस्ट का पार्ट
नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता। आप उसे अपनी कॉस्ट मत मानो, आप उसे अपनी कॉस्ट मत मानो। एग्जांपल समझाता हूं, और क्योंकि मुझे आज इस पे फोकस करना है। सर जब हमारी फेस टू फेस क्लासें होती थी ना, अब तो कोरोना काल चल रहा है, अब तो फेस टू फेस वाली बात है नहीं, अब तो सब कुछ वो है, क्या बोलते हैं उसको, ऑनलाइन है। तो स्टूडेंट हमारी क्लास की, मान लो मेरे टैक्स की फीस 10,000 रुपए थी, और स्टूडेंट मेट्रो से, बस से ट्रैवल करके आया करता था। एक दिन मैंने पूछा, यार मेरी क्लास तेरे को कितने रुपए में पड़ जाती है? बोला सर 12,000 रुपए में। मैंने कहा मेरी फीस तो 10,000 है। बोला सर आपकी फीस 10,000 है, लेकिन आपकी क्लास को लेने के लिए मुझे मेट्रो में ट्रैवल करना पड़ता है, और वहां मेरा 2,000 रुपए का खर्चा लग जाता है पूरे महीने का या पूरे कोर्स का। तो मेरी फीस जो है वो 10 नहीं 12 है, मतलब मेरे को 12,000 रुपए कॉस्ट पड़ती है। सोचो अगर मैं उसे ये कह दूं कि बेटा तेरे आने जाने के पैसे मैं दूंगा, तू 10,000 रुपए फीस देगा, तेरे आने जाने की जिम्मेवारी मेरी है, उसको देखना मेरा काम है, तू उसको भूल जा, तेरा कोई खर्चा नहीं आएगा, आएगा तो मुझसे ले लेना। अब वो अपनी कितनी कॉस्ट बोलेगा? सर अब तो 10 ही बोलेगा। क्यों? सर वो 2,000 आपने दे दिए। मैं यही तो कह रहा हूं, जिसका क्रेडिट मिल जाता है, जो आपको वापस मिल जाते हैं, जिसका आपको बेनिफिट मिल जाता है, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। ये बात आपको याद करनी है। आज आपने घर में कम से कम 50 बार अपने घर वालों से सबसे यही बार बोलनी है, जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। मम्मी बोलेगी बेटा कितनी रोटी लेगा खाने में? अब बोला रोटी तो मैं 2 खाऊंगा, लेकिन सुन ले, जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। हालांकि घर वाले वो पागल टाइप में अज्यूम करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपने रट लिया है। देखिए 10 गवर्नमेंट ने बोला था हम इस 10 रुपए का क्रेडिट देंगे, आपको कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने दिया, कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने दिया। तो जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। आपने इसे बेचा 190 में, कस्टमर से चार्ज किए 19 रुपए, इनपुट जीएसटी आपको मिल गया 10 रुपए। ये आपको मिल गया क्रेडिट, ये आपको क्रेडिट मिल गया, और आपको गवर्नमेंट को एग्जैक्टली 9 रुपीज देने हैं। ठीक है सर, अब हमें बात समझ में आ गई है। अब आप जेड को बेच रहे हो तो जेड को बिल दोगे, बिल का नाम है टैक्स इनवॉइस। और टैक्स इनवॉइस कैसे बनते हैं? जेड भाई सुन, 190 रुपए का तो सामान है, यानी कि सेल प्राइस है, 19 रुपए जीएसटी ले रहा हूं, मेरे को 209 रुपए दे दे। जेड ने आपको 209 रुपए दे दिए, जेड ने आपको 209 रुपए दे दिए। ध्यान सुनना, जेड ने, और आप सरकार को जाके 9 रुपए दे आए, 10 अपने काट लिए। इस 19 में से आपने सरकार को 10 रुपए दे दिए, 9 रुपए दे दिए, 10 अपने काट लिए हैं, तो ये 209 रुपए आपने जेड से ले लिए। जेड लिखने लगा परचेज, जेड लिखने लगा परचेज 209 रुपए लिख देगा। वो उसने जेड ने 209 की खरीदी है तो वो 209 लिखेगा। सरकार ने बोला जेड रुक 209 मत लिख। बोला क्यों ना लिखूं? मैंने वाई को 209 रुपए दिए, मैं 209 लिखूंगा। बोले मत लिख, तू 190 लिख। तेरे को बेचा 190 में ना, तू 190 लिख। बोला अच्छा 19 रुपए मैंने टैक्स के नाम के दिया, उसका क्या? बोले क्रेडिट देंगे। बोला क्रेडिट क्या होता है? बोले जब दे देंगे तेरे को वापस कर देंगे। वही कहानी जेड के साथ, जेड को बोले तेरे को क्रेडिट देंगे। जेड बोला पक्का दोगे ना? बोले पक्का देंगे। बोला ठीक है, मैंने वाई से सुना था कुछ ऐसा होता है आपका, इट्स ओके, मैं भी परचेजेस 190 लिखता हूं, लेकिन मैं भी याद रखने के लिए साइड में लिखूंगा 19 रुपए, कहीं भूल ना जाऊं। ये 19 रुपए मैंने आपसे लेने हैं। सर ये 19 रुपए, ये 10 रुपए, ये 19 मैं लिख रहा हूं। आप एग्जाम में ना भी लिखो चलेगा, लिख लो तो भी चलेगा, ना लिखोगे तो भी चलेगा। इनपुट जीएसटी का क्रेडिट मिलना ही मिलना है। मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं कि किस तरीके से जेड याद रख रहा है कि मुझे ये 19 रुपए का क्रेडिट लेना है। अब जेड कहता है मेरा 190 रुपए का सामान है और मैं वैल्यू एडिशन करूंगा 100 रुपए। ओ माई गॉड, जेड इस गुड्स में 100 रुपए जोड़ेगा और कस्टमर को बेचेगा 290 रुपए में। जब ये कस्टमर को 290 में बेचने लगा, सरकार बोली जेड सुन, जब भी किसी को बेचते हैं तो जीएसटी लेते हैं, याद रखना ये बात। जेड कहता मेरे को मालूम है, मैं कस्टमर को बेच रहा हूं, मैं इस पे आउटपुट जीएसटी लूंगा 10% मैंने रेट अज्यूम किया है। यह आ गया 29 रुपीज। जेड, सरकार बोली जेड ले लिए जनता से पैसे, ले लिए कस्टमर से। बोला हाँ 29 ले लिए जीएसटी के नाम के। बोली आजा जेड आजा 29 रुपीज ले आ। जेड बोला लेके आ रहा हूं, लेकिन पहले मेरे 19 रुपए निकाल। जो बोला था ना 19 रुपए मिल जाएंगे, वो जो वापस कर देंगे वो निकाल। गवर्नमेंट ने बोला अच्छा ऐसा बोला था हमने। बोला सबूत है मेरे पास। बोला क्या सबूत है? बोला टैक्स इनवॉइस का सबूत है, देखो। जेड कहता है मेरे पास ये मेरे पास है। आपको पता है टैक्स इनवॉइस किसके पास होगा? जेड के पास होगा। वाई ने किसको दिया था? जेड को। जेड कहता देखो मैंने
190 का खरीदा था, साथ में 19 रुपए जीएसटी पे किया था, इसी 19 के लिए आपने मुझे कहा था हम वापस कर देंगे, तो मेरे पास सबूत है टैक्स इनवॉइस के नाम का, मेरे 19 रुपए वापस कर दो आप। गवर्नमेंट ने बोला अरे कर देंगे यार, बोले कर देंगे क्या, अभी करो। सरकार ने बोला ठीक है अभी ले, तूने हमारे कितने दिन है, उसने बोला मैंने आपके 29 दिन है, बोले ठीक है अपने 19 काट ले और बाकी दे दे। तो जेड ने भी 19 रुपए का काट लिया और बाकी 10 रुपए नेट जीएसटी टू गवर्नमेंट कर दिया, नेट टू गवर्नमेंट कर दिया, नेट जीएसटी टू गवर्नमेंट कर दिया। यस सर, 19 रुपए काट लिए और जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट, इसे कहते हैं जेड को क्रेडिट मिलना। जेड को इस 19 का क्रेडिट मिल गया, इसीलिए ये जेड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना, इसीलिए जेड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना। यही कंसेप्ट है कि जो गुड्स जो टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, जिस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है वो टैक्स कॉस्ट की पार्ट नहीं बनता। जेड अब ये गुड्स किसको बेचेगा, कस्टमर को। अब मैं अज्यूम कर रहा हूं ये कस्टमर को बेच रहा है, वो कस्टमर जो आगे नहीं बेचता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है, खाता है लास्ट में, इसे ना अब जेड जो इसको देगा वो रिटेल इनवॉइस टैक्स इनवॉइस नहीं देगा, इसका नाम है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई, पहले इसको रिटेल इनवॉइस कहा करते थे लेकिन अब इसको बिल ऑफ सप्लाई करते हैं। जेड जो है वो कस्टमर को बिल ऑफ सप्लाई नाम देगा और बोलेगा देख जेड, मैंने तेरे से 290 रुपए लिए हैं, प्लस मैं तेरे से जीएसटी ले रहा हूं 29 रुपीज का। यस, 29 रुपीज का जीएसटी लिया, तो कस्टमर के लिए इन गुड्स का जो वैल्यू है वो बन गया 319 रुपए। वो गुड्स जो 100 रुपए की शुरू हुई थी वो कस्टमर को मिली है 319 रुपए की, क्योंकि होलसेलर ने भी अपना प्रॉफिट जोड़ा, रिटेलर ने भी अपना प्रॉफिट जोड़ा, कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते ये बन गई 319 रुपए की। मैं आपको बता दूं एक बात बिल्कुल क्लियर कट, कस्टमर कोई ऐसी बात नहीं करेगा सरकार को कि मुझे क्रेडिट कब मिलेगा। आप भी कस्टमर हो, आप भी कस्टमर हो, आप पेन ड्राइव बाजार से खरीद के लेके आते हो, आप रजिस्टर बाजार से खरीद के लेके आते हो, आप पिज्जा बाजार से खरीदते हो। कभी आपने गवर्नमेंट को बोला इसके ऊपर जो टैक्स पे मैंने किया है इसका क्रेडिट कब मिलेगा? इनपुट वाला क्रेडिट नहीं मिलता कस्टमर को। इनपुट वाले जीएसटी का क्रेडिट सिर्फ उनको मिलता है जो आगे बेचते भी हैं, जो आगे सेल वगैरह करते हैं, उनको मिलता है। तो कस्टमर को 319 में से इस 319 जो कस्टमर ने पे किया है वो 290 प्लस 29 पे किया है 319, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा इस 29 का, ये खत्म हो गया यहां पे। बस जेड को लास्ट क्रेडिट मिलेगा 19 रुपीज का अपने पे किया होगा, एंड दैट इज बिल ऑफ सप्लाई। ओके, प्लीज टेल मी द एग्जांपल इज क्लियर और नॉट क्लियर। प्लीज टेल मी द एग्जांपल इज क्लियर और नॉट क्लियर। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको लगता है वो एग्जांपल खत्म होगी? नहीं सर, एग्जांपल अभी खत्म नहीं हुई है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। अभी एग्जांपल चलेगी, मैं बहुत सारी बातें आपको डिस्कस करूंगा इस एग्जांपल के अंदर। आइए, पहली बात, क्या पता सकते हो गवर्नमेंट को फाइनली टैक्स कितना मिला? गवर्नमेंट को फाइनली टैक्स कितना मिला? आइए मैं दिखाता हूं। देखो, गवर्नमेंट कलेक्शन बाय गवर्नमेंट, जीएसटी कलेक्शन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, मैं ऐसे दिखाता हूं आपको। सबसे पहले एक्स ने गवर्नमेंट को दिया है नेट जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट 10 रुपए, तो एक्स से जीएसटी गवर्नमेंट को मिल गया 10 रुपए। फिर वाई की बारी आई। हालांकि वाई ने कस्टमर से 19 लिया था, हालांकि वाई ने कस्टमर से 19 लिया था, लेकिन वाई ने कस्टमर को 10 रुपए नहीं दिए, काट दिए अपने, जो इसने यहां दिए थे इसने गवर्नमेंट तक पहुंच गए हैं। गवर्नमेंट बोली हमें मालूम है 10 रुपए आ गए हमारे पास, तूने एक्स को दिए थे, एक्स हमें दे गया है, तूने एक्स को दिए थे, एक्स हमें दे गया है, 10 रुपए हमारे पास आ गए हैं, तू ये 10 रुपए मत दे, बैलेंस 9 रुपए दे दे बस। तो गवर्नमेंट को वाई से जो टैक्स मिला वो सिर्फ 9 रुपीज मिला, 9 रुपीज। जब जेड की बारी आई, जेड की बारी आई तो जेड बोला हालांकि मैंने कस्टमर से 29 लिए हैं, हालांकि मैंने कस्टमर से 29 लिए, बट मैं 19 ऑलरेडी पे कर चुका हूं, मैं ये 19 आपको नहीं दूंगा। गवर्नमेंट ने बोला हमें मालूम है तूने 19 पे किए हैं, वो 10 और 9 की रेट में हमारे पास आ चुके हैं, तू बाकी पे कर दे। 29 में से 19 पे नहीं किए, 10 रुपए पे किए, कस्टमर के पास, गवर्नमेंट के पास टोटल कलेक्शन होगी 29 रुपीज। यस सर, गवर्नमेंट के पास टोटल कलेक्शन है 29 रुपीज की, गवर्नमेंट के पास टोटल कलेक्शन है 29 रुपीज की, और कस्टमर की जेब से गए हैं 29 रुपीज। ये दे लो, यहां पे कस्टमर था, अगर आपको याद हो तो 319 रुपए थे, 290 प्लस 29 319, कस्टमर की जेब से गए हैं 29, गवर्नमेंट की जेब में आए हैं 29। इससे बेहतर आपको क्या टैक्स चाहिए? इससे बेहतर आपको कौन सा टैक्स चाहिए जहां इतनी ट्रांसपेरेंसी है? वट एवर गिवन बाय द कस्टमर आउट ऑफ द पॉकेट इज एक्चुअली कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। जितना कस्टमर की जेब से गया है गवर्नमेंट की जेब में उतना ही आया है। देख लो आप,
देख लो कस्टमर की जेब से कितना गया फाइनली 29 रुपीज, गवर्नमेंट की जेब में कितना आया 29 रुपीज, लेकिन इंस्टॉलमेंट में आया एक्स से 10 रुपए, वाई से 9 रुपए, जेड से 10 रुपए, ये रीजन है। तो जीएसटी इज परफेक्ट, जीएसटी इज परफेक्ट, जितना इट्स फुल्ली ट्रांसपेरेंट। जीएसटी की अगर मैं एक एडवांटेज की बात करूं, इट्स ट्रांसपेरेंट, इट इज ए ट्रांसपेरेंट, जितना कस्टमर की जेब से गया उतना गवर्नमेंट के पास आया है, इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। अब गवर्नमेंट ने उसे आगे उतना ही जनता के लिए खर्च किया है नहीं किया, इस मैटर पर हम दोनों डिस्कस ना ही करें तो अच्छी बात है ना, ये तो फिर लड़ाई वाला इश्यू हो जाएगा ना। ओके 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 छोड़ दो। हाँ जी, एक बात समझ में आ गई? आ गई सर, आ गई, ये बात हमें समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत सारी बातें डिस्कस करनी मुझे, मैं वन बाय वन करूंगा। अब मैं यहां पर थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करना चाहूंगा। आप लोग सभी वो यूज कर रहे हो ना, हाइलाइटर पेन, जो भी मैं आपको बोलता होता हूं कि आपको पेन लेने हैं, हाइलाइटर लेना है। यस 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 सर, देखिए एक छोटी सी बात डिस्कस करूंगा, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूं। हमने वाई के इनपुट जीएसटी को कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने दिया। हमने वाई को कहा कि इस इनपुट जीएसटी को यहां मत लिख, हम तेरे को क्रेडिट दे देंगे। क्रेडिट हमने दिया भी, इसलिए उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया गया। इसका फायदा क्या हुआ सर? इसका फायदा यह हुआ, ध्यान देना, अगर इसे कॉस्ट का पार्ट बना देते तो आज यहां पर 110 आता, और फिर जब 90 रुपए जुड़ता यहां 200 आता, और ये जो आउटपुट जीएसटी 10% है, ये जो आउटपुट जीएसटी 10% है, ये भी फिर 20 आता। ऑफ कोर्स सेल प्राइस का आता 20 रुपीज आता, 200 का 10% आता 20 रुपीज, और सर कास्केडिंग हो जाता, कास्केडिंग हो जाता। कैसे सर? इस 100 प्लस 10 110, 90 200 के अगर ऊपर जीएसटी लगता तो इस 10 के ऊपर भी लग जाता, जो कि अपने आप में ऑलरेडी जीएसटी था। फिर जीएसटी के ऊपर जीएसटी लग जाता, एक तरह से देखा जाए तो जीएसटी के ऊपर जीएसटी लग जाता, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता, कास्केडिंग हो जाता। और देखिए इस तरीके से लॉ बनाने से कास्केडिंग हो जाता। लेकिन गवर्नमेंट ने कैसे बनाया कि इस इनपुट जीएसटी को हम कॉस्ट का पार्ट नहीं बनने देंगे, आप इसे कॉस्ट में मत जोड़ो, सो दैट कास्केडिंग ना हो। तो देख लो, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया कास्केडिंग, रिमूव कर दिया कास्केडिंग, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कास्केडिंग को रिमूव कर दिया। यस, अगर ये 10 रुपए, अगर ये 19 रुपए यहां जुड़ जाता तो यहां 219 होता, यहां 100 होता, यहां 319 होता, और ये जो 10% जीएसटी आप कस्टमर से लेते, ये आप 319 पे लेते, 31.9 आ जाता, ये कहीं ना कहीं इस 19 पे भी लग जाता, तो कहीं ना कहीं आपका कास्केडिंग हो जाता। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने सिस्टम बना दिया कि जिस टैक्स का आपको क्रेडिट मिलेगा, जिस टैक्स का आपको क्रेडिट मिलेगा, उसको कॉस्ट के पार्ट में नहीं जोड़ना, उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, तो आपका कास्केडिंग नहीं हुआ, तो आपका कास्केडिंग नहीं हुआ। सर मैंने करवा दिया आपको एक और पॉइंट कि किस तरीके से इस कंसेप्ट ने, क्रेडिट कंसेप्ट एक्चुअली रिमूव कास्केडिंग, क्रेडिट कंसेप्ट एक्चुअली रिमूव कास्केडिंग। क्योंकि क्रेडिट मिलेगा तो वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही नहीं, और कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनेगा तो उस पर दोबारा टैक्स कैसे लग जाएगा, दोबारा टैक्स कैसे लग जाएगा? कास्केडिंग रुक गया, कास्केडिंग रुक गया। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, एक और बात सुनो, धीरे धीरे आज की क्लास में बड़ा मजा आने वाला है। सर हम बोलते हैं जीएसटी इज ऑन वैल्यू एडिशन, मैंने बोला था जीएसटी इज ऑन वैल्यू एडिशन, यानी कि वैट, जीएसटी इज बेस्ड ऑन वैट प्रिंसिपल। जीएसटी बेसिकली वैल्यू एडिशन पर है, ये बिल्कुल सही है। कैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखो सर ये 100 रुपए का सामान है, ये 100 रुपए क्या है सर? ये 100 रुपए इसकी वैल्यू एडिशन है, इसने 100 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ा है, एक तरह से देखा जाए तो 100 का 10% ही तो लगा है टैक्स जो गवर्नमेंट को गया। हाँ सर, ऐसे तो फिर इसने 90 रुपए जोड़ा है, तो 90 का 10% तो जा रहा है 9 रुपए। अरे वाह, ये तो हमने देखा ही नहीं। सर इसने 100 रुपए जोड़ा है, तो 100 रुपए का 10% तो जा रहा है 10 रुपए। यस सर, जीएसटी इज बेस्ड ऑन वैल्यू एडिशन, जीएसटी इज बेस्ड ऑन वैल्यू एडिशन, जीएसटी इज बेस्ड ऑन वैल्यू एडिशन। जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है उसी के ऊपर जा रहा है जीएसटी। स्टूडेंट कहते हैं फिर आपने इतना सारा ये ताम झाम क्यों किया? आप सीधा ही बोल देते सर। फिर एक्चुअली सिस्टम क्या है सर? सिस्टम बताया गया ना, सिस्टम ये है कि जीएसटी पहले ग्रोस पे लग रहा है, लेकिन जो पहले जीएसटी पे किया हुआ है उसका क्रेडिट मिल रहा है, तो अल्टीमेटली जीएसटी सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लग रहा है। देखो जैसे ये 190 की सेल हुई तो जीएसटी 190 पे लग रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें 100 रुपए वो है जो पहले वाले हैं,
पहले वाले ने बेचा है उसका क्रेडिट मिल रहा है, उसका क्रेडिट मिल रहा है, तो प्रैक्टिकली जीएसटी सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लग रहा है, तो प्रैक्टिकली सिर्फ जीएसटी वैल्यू एडिशन पे लगता है। स्टूडेंट कहता है जी एक बात बताओ, तो आपने इतना तामझाम क्यों किया? जब गवर्नमेंट ने डीलर से जीएसटी लेना होगा, सुनो सुनो सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, गवर्नमेंट मिस्टर वाई को ये सीधा क्यों नहीं बोलती कि मिस्टर वाई तू ये बता तूने कितना प्रॉफिट जोड़ा है? वाई कहते 90 रुपए, बोलेंगे ठीक है तू इसका 10% 9 रुपए दे दे, बस तू इसका 10% 9 रुपए दे दे, बात खत्म। कितना इजी था कि जो गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करना है ये निकालना कितना इजी है। गवर्नमेंट को सिर्फ क्या करना है, वो बोले कि डीलर जितना तू वैल्यू एडिशन करेगा उसका 10% दे दे। लेकिन सर अगर ऐसा करोगे ना तो एक दिक्कत आ जाएगी, एक दिक्कत आ जाएगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। मेरी बात सुनना ध्यान से, इसमें दिक्कत क्या आएगी, थोड़ा सा समझने की जरूरत है सर, यहां पे थोड़ी सी समझने की जरूरत है आप लोगों को। सर जब जेड इस वाई से सामान खरीदने आएगा ना, और वाई जब बिल बना के देगा और उसमें जीएसटी 9 रुपए अगर लगाता, वाई अगर 9 रुपए लगाता, तो जेड को पता लग जाता कि इसने मार्जिन 90 रुपए जोड़ा है, क्योंकि 10% जीएसटी है जो वैल्यू एडिशन पे लगता है। अगर इसने 9 रुपए लगाया है तो वैल्यू एडिशन इसका 90 रुपए का है, तो जेड बार्गेनिंग करता, यार थोड़ा कम कर ले। वाई कहता नहीं भाई साहब कम क्या करूं, बचता ही क्या है, अरे यार 90 रुपए बच रहे हैं, तू 90 रुपए का प्रॉफिट जोड़ रहा है, हमें क्या दिखता नहीं है, 10% जीएसटी लगा रहा है अगर तू वैल्यू एडिशन पे, तो तेरा 90 रुपए का प्रॉफिट जोड़ रहा है। भाई ऐसे मत कर, थोड़ा मार्जिन कम कर ले। सर याद करो जब हम किराना वाले के पास जाते हैं सामान खरीदने, हम बोलते हैं भाई थोड़ा कम लगा ले, वो क्या बोलता है, भाई साहब बचता क्या है जी, जितने में खरीदा उतने में बेच रहा हूं। कैसी बातें कर रहे हो जी, मंदा चल रहा है जी मैं तो खरीद के बेच रहा हूं जी, कमाई नहीं रहे हम तो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं उसका मार्जिन कितना। कैसे नहीं पता? वो ये कहता है एमआरपी 190 है, सेल प्राइस 190 है, मैं तो इसी के ऊपर जीएसटी लगा रहा हूं। आपको क्या पता अंदर मार्जिन कितना है? अगर गवर्नमेंट ये कह देती है सिर्फ वैल्यू एडिशन पर जीएसटी लगेगा, तो बिल देखते ही बता देता मैं कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, कितने का प्रॉफिट जोड़ा गया है, काम खत्म हो जाता। फिर लोग बार्गेनिंग करते, उसको पता होता है इसने 90 रुपए कमा रहा है, अगर मैं इसे आधा कम और करवा लूं तो भी 45 रुपए तक कमाएगा ही, तो वो कर देगा काम। उसे पता होता किसी ने वैल्यू एडिशन 90 किया हुआ है, मैं 10-20 रुपए का और कम करवा सकता हूं, लेकिन अब नहीं कर सकता। अब तो 190 का बेच रहा है। जेड पूछेगा भाई 190 का, बोले भाई साहब कुछ नहीं है, 190 में खरीदते हैं हम तो, कुछ नहीं भैया 5-7 रुपए की बात है, ऐसे बोलेगा। उसे क्या पता 90 रुपीज का मार्जिन है। जेड को तो यही दिखाई देगा ना, मुझे 190 का बेचा, उसके ऊपर 19 रुपए, उसके ऊपर 19 रुपए। तो ये रीजन था कि जीएसटी जो है वो एक्चुअली में तो वैल्यू एडिशन पे लगता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको हम सीधा वैल्यू एडिशन पे दिखाते नहीं है, इसको हम ग्रोस पे चार्ज करते हैं, और फिर जो प्रीवियसली हमने इनपुट जीएसटी पे किया हुआ है उसका क्रेडिट लेते हैं। तो जीएसटी का कंसेप्ट क्या है? जीएसटी सप्लाई पे चार्ज होता है, उस वैल्यू पे चार्ज होता है जो हमने कस्टमर से लिए, लेकिन जो हमने प्रीवियसली जीएसटी पे किया है उसका हमें क्रेडिट मिल जाता है गवर्नमेंट को पे करते समय। तो फिर से बताओ क्या होता है उसके अंदर? अगर कोई पूछता है जीएसटी का कंसेप्ट क्या है, अगर कोई पूछता है जीएसटी का कंसेप्ट क्या, तो आपने क्या बोलना है? आपने बोलना है कि जीएसटी का कंसेप्ट वैसे तो ग्रोस वैल्यू पर जीएसटी लगता है, लेकिन जो हमने प्रीवियसली टैक्स पे किया है वो माइनस हो जाता है। तो अब बताओ प्लीज आपको यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप क्लियर हो गया। तो मैंने आपको बता दिया टैक्स इज ऑन वैल्यू एडिशन, राइट। इनपुट जीएसटी का आउटपुट जीएसटी को पे करते समय क्रेडिट मिलता है। जितना जीएसटी कस्टमर से लिया जाता है उतना जीएसटी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और एक मैंने बताया था कि जो बिल ऑफ सप्लाई इशू किया जाएगा, जो फाइनल कस्टमर है, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसको हम लोग जो इशू करते हैं दैट इज बिल ऑफ सप्लाई, और अल्टीमेट कंज्यूमर को जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है। ओके। अब सर इंपॉर्टेंट नोट्स, राइट डाउन इंपॉर्टेंट नोट्स। नंबर 1, जीएसटी इज फुल्ली ट्रांसपेरेंट, दैट इज जीएसटी पेड बाय फाइनल कंज्यूमर इज इक्वल टू जीएसटी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। तो एक तो आपको यह याद करना है कि जीएसटी इज फुल्ली ट्रांसपेरेंट, जीएसटी पेड बाय फाइनल कंज्यूमर इज इक्वल टू जीएसटी कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट। नंबर 2, जीएसटी इज मल्टी स्टेज मल्टी पॉइंट टैक्स। यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीएसटी इज मल्टी स्टेज मल्टी पॉइंट टैक्स, बट टैक्स पेड ऑन इनपुट विल बी अलाउड एज क्रेडिट। देखो सर, जब जीएसटी का कंसेप्ट को हम ध्यान से देखते हैं तो एक ऐसा ड्रॉबैक हमें लगता है जो है नहीं, एक ड्रॉबैक ऐसा दिखता है जो है नहीं। लगता है कि देखो एक ही गुड्स है जिसको एक्स ने बनाया,
फिर वाई को बेचा, फिर वाई ने जेड को बेचा, फिर जेड ने कस्टमर को बेचा। एक ही गुड्स है जो बन रही है और आगे आगे बिक रही है, लेकिन एक ही गुड्स के ऊपर इतने बार टैक्स लग रहा है। जब मैन्युफैक्चरर ने बनाया तब भी जीएसटी लगा, जब वाई ने आगे बेचा तब भी जीएसटी लगा, जब जेड ने आगे बेचा तब भी जीएसटी लगा। तो ऐसा लगता है जीएसटी इज ए मल्टी स्टेज टैक्स। जीएसटी जो है वो हर स्टेज पे टैक्स लगता है, हर स्टेज पे टैक्स लगता है। यस, जीएसटी इज ए मल्टी स्टेज टैक्स, आप कह सकते हो। जीएसटी इज ए मल्टी पॉइंट टैक्स। यस, जीएसटी बार बार लगता है, कह सकते हो जीएसटी बार बार लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी बार बार लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि जीएसटी क्यूमुलेटिव होके जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जीएसटी हर स्टेज पे तो लगता है, लेकिन हर स्टेज पर, पिछले स्टेज पर पे किए हुए जीएसटी का क्रेडिट मिलता जाता है। तो अल्टीमेटली जो जीएसटी है वो सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही लग रहा है, पिछली जो सेल थी उसका जीएसटी माइनस किया जा रहा है। तो दिस इज जीएसटी इज ए मल्टी स्टेज टैक्स, मल्टी पॉइंट टैक्स, एब्सोल्युटली राइट। बट जो अर्लियर टैक्स है उसका क्रेडिट मिलता जाता है। तो यहां तक मैंने वो करवा दिया। जीएसटी इज ए मल्टी स्टेज मल्टी पॉइंट टैक्स, बट टैक्स पेड ऑन इनपुट विल बी अलाउड एज क्रेडिट। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनपुट जीएसटी विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द कॉस्ट। लोग कहते हैं इनपुट जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इनपुट जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा अगर, क्योंकि इनपुट जीएसटी का हमें मिल जाता है क्रेडिट, क्योंकि हमें इनपुट जीएसटी का मिल जाता है क्रेडिट। और अगर मैं कहूं इनपुट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो सर कॉस्ट का पार्ट बनेगा, तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, फिर तो वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। देखिए एग्जांपल के लिए अगर मैं कहता कि भाई साहब वाई को, मैं बोलता वाई को कि ये जो 10 रुपए है जो आपने पे किए हैं एक्स को, जो आपने एक्स को पे किए हैं, हम इसका क्रेडिट नहीं देंगे आपको, हम इसका क्रेडिट नहीं देंगे, लास्ट में माइनस नहीं करने देंगे आपको। तो वाई बोलता ठीक है सर, फिर तो मेरी कॉस्ट 110 रुपए ही है, क्योंकि अगर आप मुझे क्रेडिट नहीं दोगे तो फिर मैं ये टैक्स कस्टमर से ही तो रिकवर करूंगा, फिर तो मैं इसे अपनी कॉस्ट में जोड़ूंगा ही, फिर तो मैं कस्टमर को यही बोलूंगा भाई मेरी 110 की गुड्स है, इतने में मैं तेरे को बेच रहा हूं, लाओ मेरा जीएसटी। तो सर एक सिंपल फंडा है, अगर इनपुट जीएसटी का क्रेडिट मिलता है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है, और अगर इनपुट जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो कॉस्ट का पार्ट बनता है। क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा इनपुट जीएसटी है जिसका क्रेडिट नहीं मिलता है? आंसर इज यस। एक चैप्टर आएगा आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट का, फ्यूचर में आएगा, बहुत आगे हम पढ़ेंगे। वहां एक सेक्शन है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट का सेक्शन है। ब्लॉक्ड क्रेडिट, बड़ी सारी आइटम्स उसमें लिखी हुई है, बड़ी सारी सप्लाई उसके अंदर लिखी है, जहां पर आपको इनपुट जीएसटी का क्रेडिट ब्लॉक किया हुआ है, नहीं मिलेगा। और उस केसेस में, उन केसेस में वो जीएसटी उनके लिए कॉस्ट का पार्ट बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। सिर्फ फिर वहां तो कास्केडिंग हो जाएगा, हां होगा। जीएसटी आने से कास्केडिंग खत्म हो गया है, लेकिन 100% खत्म हो गया है ये कहना गलत है। जहां जहां जीएसटी का क्रेडिट ब्लॉक्ड है, जहां जहां जीएसटी का क्रेडिट हम नहीं देंगे, वहां वहां कास्केडिंग होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और जब सेल के टाइम पे जीएसटी लगेगा तो उस इनपुट वाले जीएसटी पर टैक्स दोबारा लग जाएगा, कास्केडिंग बन जाएगा डेफिनेटली। तो सर मैंने इस तरीके से बनाया है, इफ क्रेडिट इज अवेलेबल will not become part of cost, there will be no cascading. But if credit is not available, it will become part of cost and cascading will be there. Cascading will be there. Please tell me the concept is clear or not clear. हालांकि मैंने कास्केडिंग कंसेप्ट नहीं करवाया आपको, अभी क्रेडिट कंसेप्ट करवाया है कि क्रेडिट कैसे कैसे मिलता है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि क्रेडिट का कास्केडिंग के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप है। क्रेडिट का कास्केडिंग के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप है। मैं बोलूंगा अगर कोई कास्केडिंग की बात करता है तो सबसे ज्यादा जरूरी बात क्रेडिट की करने की है, क्योंकि अगर टैक्स का क्रेडिट मिलता है तो कास्केडिंग नहीं होगी, क्योंकि वो फिर कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनता है, और कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता तो कास्केडिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर किसी टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता है तो कास्केडिंग होगी, डेफिनेटली होगी। तो पुराने लॉज में और जीएसटी में क्या डिफरेंस है? पुराने लॉज में और जीएसटी में यही डिफरेंस है, पुराने जमाने में बहुत सारे टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिलता था, लेकिन आज लगभग सबका क्रेडिट मिलता है, सबका क्रेडिट मिलता है। पहले नहीं मिलता था, अब मिलता है। कैसे, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। देखना भाई, आप लोग प्लीज समझना मेरे साथ, ये आपको समझ में आ गया क्रेडिट कंसेप्ट। कास्केडिंग का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स, मैन्युफैक्चरर वैल्यू एक्साइज ड्यूटी जोड़ता है। देखो ये एक्साइज ड्यूटी
कॉस्ट का पार्ट बनता है। कॉस्ट का पार्ट बनता है जब सेल करता है, तो सेल पर जो है टैक्स लगेगा वो इस वैल्यू पर लगेगा, कास्केडिंग हो जाता है। ओके, इस लाइन का मतलब आपको अभी भी पता नहीं लगेगा, अभी पता लगेगा थोड़ी देर में, आप देखना कैसे पता लगेगा वो आपको समझाने वाला हूं। वेट, हाँ जी अब कुछ चीजें मैं समझाऊंगा। प्रायर टू जीएसटी, प्रायर टू जीएसटी, अर्लियर, पहले क्या होता था, प्लीज ध्यान सुनना। कास्केडिंग के सारे फंडास क्लियर हो जाएंगे। कास्केडिंग के बारे में आपका दिमाग पूरा खुल जाएगा कि कास्केडिंग क्या होता है, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने कास्केडिंग को काफी डीप में समझाने की कोशिश की है। सिर्फ इतना कहने से भी काम चल जाता। कास्केडिंग का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, और जीएसटी आने से टैक्स ऑन टैक्स बंद हो गया, लेकिन फिर वो नॉलेज आपको नहीं मिलती, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती जिसकी रिक्वायरमेंट है। सुनो, मैं बात करूंगा जीएसटी से पहले क्या था और आज फिर क्या हो गया है जीएसटी आने के बाद चेंज। बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करूंगा एक ट्रेडर की, एक ट्रेडर की, एक डीलर की। एक ट्रेडर है या एक डीलर है जो सामान खरीदता है और बेचता है। ध्यान सुनना, जो सामान खरीदता है और बेचता है। ये एक मिस्टर एक्स है जो एक ट्रेडर या डीलर है। इसने सामान परचेज किया 100 रुपए का। कहां से परचेज किया? सर इसने पंजाब से परचेज किया, इसने पंजाब से परचेज किया। ये ट्रेडर दिल्ली में है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। ये ट्रेडर दिल्ली में है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं। सरकार, इसने पंजाब से परचेज किया, इसने पंजाब से परचेज किया 100 रुपए का, और पंजाब वाले ने इसके ऊपर सीएसटी चार्ज किया, मान लीजिए 2% के हिसाब से 2 रुपए, और पंजाब वाले ने टोटल अमाउंट इससे चार्ज किया 102 रुपए। अब मिस्टर एक्स जो कि दिल्ली में ट्रेडर है, वो इस गुड्स को लोकल सेल करता है, खरीदने के बाद, पंजाब से खरीदने के बाद इसे सेल इन दिल्ली करता है, सेल इन दिल्ली, सेल इन दिल्ली करता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। यहां तक क्लियर है? तो दिल्ली का डीलर है, दिल्ली में सेल करता है, लेकिन वो पंजाब से खरीद के करता है, और जब वो पंजाब से खरीदता है तो वो सीएसटी पे करता है 2 रुपए। क्वेश्चन ये है कि ये सीएसटी इसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, यहां पर 2 रुपए जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? जवाब बिल्कुल सिंपल है सर, अगर मिस्टर एक्स को इस सीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, अगर मिस्टर एक्स को सीएसटी का क्रेडिट मिलेगा तो नहीं जोड़ेगा। क्रेडिट कैसे मिलेगा? कल को यही गुड्स ये दिल्ली में बेचता है, जब ये दिल्ली में बेचेगा तो कस्टमर से वैट चार्ज करेगा, क्योंकि दिल्ली से दिल्ली में सेल होने पर पहले जमाने में वैट चार्ज होता था, वैल्यू एडेड टैक्स। आजकल जीएसटी है, पहले वैट चार्ज होता था। तो इस वैट में से अगर इसको इस सीएसटी का क्रेडिट मिलेगा तो फिर यहां 2 रुपए नहीं जुड़ेंगे, फिर यहां 2 रुपए नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि क्रेडिट मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है। तो फिर ये एक तरह से हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट। भाई मिस्टर एक्स के लिए जो सीएसटी है ये इनपुट है, ये इसका इनपुट टैक्स है। इनपुट मतलब परचेज के टाइम पे किया हुआ टैक्स। ये आउटपुट वैट है, आउटपुट वैट का मतलब हो गया ये कस्टमर से ले लेगा आउटपुट वैट और गवर्नमेंट को देगा, लेकिन ये पूछ रहेगा मुझे सीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। तो पुराने जमाने में क्या होता था, क्या ट्रेडर को जो उसने इंटरस्टेट परचेज की है, जो ट्रेडर ने इंटरस्टेट परचेज की है, दूसरी स्टेट से परचेज की है, और इसके ऊपर जो ट्रेडर ने सीएसटी पे किया है, क्या इसका क्रेडिट मिलता था एक्स को या नहीं मिलता था? दैट इज द क्वेश्चन। और आज जीएसटी आने के बाद इसकी क्या सिचुएशन है? दैट इज द क्वेश्चन। सर द आंसर इज इस सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। अर्लियर इस सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था। क्यों? सर आपको याद होगा मेरी पहली क्लास या दूसरी क्लास शायद, मैंने बताया था जो सीएसटी था वो एक ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। किसी जमाने में जो सीएसटी था वो एक ओरिजिन बेस्ड टैक्स था। इसका मतलब जो सीएसटी का अमाउंट है वो पंजाब गवर्नमेंट को जाया करता था, पंजाब गवर्नमेंट को जाया करता था। सीएसटी एक सेल टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। मिस्टर एक्स दिल्ली में है, दिल्ली के केजरीवाल कहते हैं मिस्टर एक्स तूने दूसरी स्टेट से परचेज किया है, तूने सीएसटी पे किया है, वो तो पंजाब गवर्नमेंट ले गई, हम तेरे को पंजाब गवर्नमेंट को पे किए हुए टैक्स का क्रेडिट क्यों दे? वैट जो था वो स्टेट लेवल पे था, वैट जो था वो स्टेट लेवल पे, दिल्ली वैट अलग, पंजाब वैट अलग, हरियाणा वैट अलग। पंजाब वाले, दिल्ली वाले कहते हैं भाई तूने दूसरी स्टेट से परचेज ही क्यों किया?
अगर तू दूसरी स्टेट से परचेज करेगा तो हम तुझे इंटर स्टेट परचेज पर पे किए हुए सीएसटी का क्रेडिट नहीं देंगे। और जब क्रेडिट नहीं देते थे तो एक्स को इस सीएसटी का कॉस्ट का पार्ट बनता था, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया जिसका क्रेडिट नहीं मिलता वो कॉस्ट का पार्ट बनता है, जिसका क्रेडिट नहीं मिलता वो कॉस्ट का पार्ट बनता है। फिर ये 102 रुपए होता था, फिर ये प्रॉफिट जोड़ा करता था, मान लीजिए 98, इजी करने के लिए मैंने एग्जैक्ट 98 ले लिया, सेल प्राइस 200 रुपए हो गया। अब 200 रुपए जब कस्टमर को बेचेगा तो वो 200 रुपए वैट चार्ज करेगा, मान लीजिए 10%, 20 रुपीज। कास्केडिंग हो गया सब, कास्केडिंग हो गया। क्यों? ये जो 10% लगा है वैट ये 200 पे लगा है और इस 200 में सीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सीएसटी अपने आप में एक टैक्स है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो यस, अर्लियर स्टेजेस में, अर्लियर जीएसटी आने से पहले जब कोई बंदा इंटरस्टेट परचेज किया करता था तो कास्केडिंग होता था। जब कोई बंदा इंटरस्टेट परचेज किया करता था तो कास्केडिंग होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। अब क्या होगा? अब आफ्टर जीएसटी ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। कैसे? अब सीएसटी लगता ही नहीं। अगर आप इंटरस्टेट परचेज करेंगे तो आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप आउटपुट सेल दिल्ली में करेंगे तो भी आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी पे करना पड़ेगा, मतलब जीएसटी पे करना पड़ेगा। आप सीजीएसटी, एसजी के चक्कर में मत पड़ो, आईजीएसटी के चक्कर में मत पड़ो। आप सीधा बोलो अब अगर आप दूसरी स्टेट से परचेज करेंगे तो भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, और दूसरी अपनी स्टेट में बेचेंगे तो भी जीएसटी ही आपको गवर्नमेंट को देना है लेकर, और जीएसटी में से जीएसटी का क्रेडिट मिलता है। तो आज ये समस्या दूर हो गई है। आप इंटर स्टेट परचेज करो या अपनी स्टेट से परचेज करो, आज कोई इशू नहीं है। आज कोई इशू नहीं है। आज आप अपनी स्टेट से परचेज करो या दूसरी स्टेट से परचेज करो, आपको जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, इनपुट जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन जीएसटी आने से पहले जब आप दूसरी स्टेट से परचेज किया करते थे, दूसरी स्टेट से, और आपको जो जीएसटी पे, सीएसटी पे करना पड़ता था, उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। प्लीज टेल मी, आपको कास्केडिंग क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा? नेक्स्ट, मान लीजिए मैं एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं। मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। अर्लियर, पहले क्या होता था? मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है और वो ट्रेडर इन दिल्ली है। ठीक है सर, ट्रेडर इन दिल्ली का मतलब होता है कि वो दिल्ली में परचेज सेल करता है। ठीक है, ये परचेज कर रहा है 100 रुपए का, मान लेते हैं ये दिल्ली से ही परचेज कर रहा है। ओ माय गॉड, वेरी गुड, दिल्ली का है, दिल्ली में परचेज कर रहा है। और ये किससे परचेज कर रहा है? मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए इसका काम जो है चेयर, फर्नीचर सेल करना है, फर्नीचर की शॉप है इसकी, फर्नीचर की शॉप है। तो मिस्टर एक्स ने परचेज किया है, क्या परचेज किया है इसने? रॉ मटेरियल परचेज किया है। मान लीजिए इसने प्लास्टिक परचेज किया है या कोई वुड परचेज किया है, वुड या प्लास्टिक परचेज किया है, क्योंकि इसकी वो फिर आगे, अच्छा ट्रेडर है ना, ट्रेडर, तो एक काम करते हैं, इसने वुड या प्लास्टिक नहीं किया, मिस्टर एक्स भी एक ट्रेडर है, ट्रेडर, तो इसने परचेज किया है चेयर्स। ये चेयर्स परचेज करता है और आगे चेयर्स सेल करता है। दिल्ली से ये चेयर परचेज करता है और चेयर सेल करता है। एक मैन्युफैक्चरर जो चेयर बनाता है वो इसको बेचता है, वो इसे 100 रुपए की चेयर सेल कर रहा है, लेकिन वो इस पर एक तो ले रहा है एक्साइज ड्यूटी। वो तो लेगा, मैन्युफैक्चरर है, उसने एक्साइज ड्यूटी पे की होगी, एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को पे किया, वो तो रिकवर करेगा इससे। तो वो इससे एक्साइज ड्यूटी लेता है 10 रुपए, वो इससे वैट भी लेता है। वैट क्यों लेता है? सर वैट तो लेगा ही वो, क्योंकि वैट जो है वो एक्चुअली में दिल्ली से दिल्ली में सेल हो रही है, तो वैट ले रहा है। कितना ले रहा होगा वैट? 11 रुपए। कैसे? वो सेल प्लस एक्साइज ड्यूटी 110 और इसका 10% ले रहा होगा वैट, मान लीजिए 11 रुपए। ओके, तो वो 121 रुपीज चार्ज कर रहा है, 121 चार्ज कर रहा है। और एक्स ने जो ये चेयर मंगवाई है ना, ये किसी ट्रक वाले से मंगवाई है, ट्रक वाले से, ट्रांसपोर्ट कंपनी से मंगवाई है, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से मंगवाई है। सर अज्यूम कर लेते हैं एक्स ने जो ये चेयर मंगवाई है वो किसी ट्रांसपोर्ट से मंगवाई है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से। तो वो ये जो चेयर दे रहे हैं वो बाय ट्रक दे रहे हैं, और वो भी सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं, मान लीजिए 15 रुपए। एग्जाम्पल के लिए 15 रुपए सर्विस टैक्स भी चार्ज करते हैं। तो मिस्टर एक्स जो है वो 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी, 11 रुपए वैट, टोटल 121 और प्लस 15 रुपए सर्विस टैक्स पे कर रहा है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, एक्स की परचेज प्राइस क्या होगी? एक्स की परचेज प्राइस क्या होगी? याद रखना, जिस टैक्स का क्रेडिट मिलता है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता, और जिस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता वो कॉस्ट का पार्ट बनता है।
एक्स ये सब पे करने के बाद, अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद इसको बेचेगा, तो दिल्ली का दिल्ली में बेच रहा है, मान लीजिए एक्स दिल्ली में बेच रहा है, तो एक्स कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है वैट, इसमें से क्या क्या क्रेडिट मिल जाएगा, इस वैट में से क्या क्रेडिट मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन। अब सुनिए, दिल्ली में है एक्स, केजरीवाल जी कहते हैं देखो भाई साहब हम आपको इस 11 रुपए का क्रेडिट दे देंगे, क्योंकि ये वैट आपने दिल्ली को ही पे किया है, ये वैट आपने दिल्ली को पे किया है और केजरीवाल को ही पे किया है। वैट जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वैट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वैट तो आपने स्टेट गवर्नमेंट का वैट पे किया है और स्टेट गवर्नमेंट को ही वैट देने जा रहे हो कस्टमर से लेके, तो हम आपको इस 11 रुपए का क्रेडिट दे देंगे, लेकिन इस एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट आपको नहीं देंगे, नहीं इस एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट नहीं देंगे। उसने पूछा क्यों सर, आप मुझे एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट क्यों नहीं दोगे? बोले ये एक्साइज ड्यूटी तुम मोदी जी को दोगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे, हम स्टेट गवर्नमेंट है, तुमने वैट स्टेट को देना है, तो हम सिर्फ वो क्रेडिट देंगे जो स्टेट को मिल रहे हैं। भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी ना एक्साइज ड्यूटी, तो बोला सर मेरे लिए तो पूरा भारत एक है। बोले भैया भारत एक नहीं है, भारत सेंटर और स्टेट में बटा हुआ है, तूने सेंटर को टैक्स दिया है और अब तू स्टेट को टैक्स देने जा रहा है, तो सेंटर वाले टैक्स का स्टेट को टैक्स पे करते हुए क्रेडिट नहीं मिलने वाला, और इस सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट नहीं देंगे। और बता, इसका भी नहीं देंगे, क्योंकि ये भी मोदी जी ले गए हैं, सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाया करता था, तो मोटा मोटा परचेज सर इस 11 का क्रेडिट मिल गया, ये तो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ये तो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, लेकिन ये 10 और ये 15, 25 रुपए कॉस्ट में ऐड होंगे और 125 रुपए आपका परचेज प्राइस बनेगा। बेचारे को अपना प्रॉफिट कम जोड़ना पड़ा, 200 में सेल करने के लिए उसे सिर्फ 175 में प्रॉफिट जोड़ना पड़ा, 125 रुपए प्लस 75, 200 पर वैट लगेगा 10%, मान लो 10% है, 20 रुपीज वैट आएगा, 20 रुपीज वैट आएगा, 20 रुपीज वैट आएगा, क्योंकि कास्केडिंग हो गया सर, कास्केडिंग हो गया। क्यों? इस 25 के ऊपर भी वैट लग गया, जो कि ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स का एलिमेंट है, इस 25 के ऊपर भी वैट लग गया, क्योंकि ये 200 के अंदर है, ये 200 के अंदर है, तो कास्केडिंग हो गया सर। हाँ, 11 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा, इस 11 रुपए का क्रेडिट मिल जाएगा आपको, केजरीवाल जी को, यानी कि नेट जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है वो 9 रुपीज पे करने होंगे, 9 रुपीज पे करने होंगे। पुराने जमाने में जो ट्रेडर था, पुराने जमाने में जो ट्रेडर था, उसे एक्साइज ड्यूटी का और सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। पुराने जमाने में जो ट्रेडर था, जो लोगों को सामान बेचा करता था, उनसे वैट लिया करता था, जब वो वैट गवर्नमेंट को देने जाया करता था, तो उसे एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? सिंपल रीजन सर, सिंपल रीजन, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स सेंटर के टैक्सेस थे, स्टेट इसका क्रेडिट देने को तैयार नहीं थी। अब क्या हो गया? अब जीएसटी आ गया है, अब एक्साइज ड्यूटी लगती नहीं, वैट लगता ही नहीं, सर्विस टैक्स लगता ही नहीं। इन तीनों की जगह जब दिल्ली वाला बेचेगा, दिल्ली वाले को सिर्फ जीएसटी चार्ज करेगा, ये भी जीएसटी चार्ज करेगा, और जीएसटी में से जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, जीएसटी में से जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, अब कोई इश्यू नहीं है। प्लीज टेल मी यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक और एग्जांपल देखो, पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने की कहानियां सुना रहा हूं आपको। मान लीजिए एक मिस्टर एक्स है और वो इंडिया में सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर नहीं है, बेचता नहीं है, सर्विस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स का ब्यूटी पार्लर है, ब्यूटी पार्लर है या हैंडसम पार्लर है। अगर आप बॉय देख रहे हो तो हैंडसम पार्लर है, गर्ल देख रहे हो तो मिस एक्स कह लेना, ब्यूटी पार्लर है। मिस एक्स जो है वो क्या है, वो एक ब्यूटी पार्लर चलाती है और वो लोगों को फेशियल की सर्विसेज देती है। कई लोग होता है ना ब्यूटी पार्लर पे जाते लोग कि मैम हमें फेशियल करवाना है, लड़कियां बोलती हैं कौन कौन सा फेशियल है, वो बोलती है डायमंड है, गोल्ड है, शहनाज का है, उसका है, इसका है, फ्रूट फेशियल है ना। मेरे को ऐसे ज्यादा मैं नहीं करवाता, मेरे को नाम इसलिए पता है क्योंकि बस 4-5 नाम मैंने समझाने के लिए आपको याद किए हैं। तो वो जो फेशियल करते हैं ना, तो वो जो कस्टमर से चार्ज करते हैं, कस्टमर से चार्ज करते हैं, तो वो पुराने जमाने में सर्विस टैक्स चार्ज किया करते थे, पुराने जमाने में सर्विस टैक्स चार्ज किया करते थे। लेकिन एक ब्यूटी पार्लर जब अपना शॉप पे सर्विसेज दे रही है, तो वो अपनी शॉप पे कुछ क्रीम भी खरीदती है ना, वो जो फेशियल क्रीम भी तो होती है, शहनाज की, गोल्ड, डायमंड जो भी है, तो वो किससे खरीद रही है? मान लो वो दिल्ली से ही खरीद रही है, तो वो परचेज कर रही है, परचेज ऑफ क्रीम। हाँ सर, परचेज कर रही होगी, तो वो इसमें क्या क्या पे कर रही है? मान लीजिए इसका सेल प्राइस 100 रुपए है, तो वो एक्साइज ड्यूटी पे कर रही है,
क्योंकि क्रीम के अंदर तो एक्साइज ड्यूटी लगी होगी, वो वैट भी पे कर रही है, क्योंकि वैट भी पे कर रही होगी, और उसने कुछ टेक्निकल स्टाफ भी हायर किया है, जो यहां पर आकर टेक्निकल स्टाफ हायर किया है, जो यहां आकर इनके कस्टमर को सर्विसेज देते हैं, तो वो लोग सर्विस टैक्स भी चार्ज कर रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन वही आता है, जो ब्यूटी पार्लर है इसके लिए इसको किस किस का क्रेडिट मिल जाएगा? तो आंसर इज, क्योंकि सर्विस टैक्स जो ये वाला है, ब्यूटी पार्लर वाली जो है या ब्यूटी पार्लर वाला जो है, वो कस्टमर से जो सर्विस टैक्स लेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हम एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट तो दे देंगे क्योंकि ये तो हम ही को पे हुआ है, हम सर्विस टैक्स का भी क्रेडिट दे देंगे क्योंकि ये तो हम ही को पे हुआ है, लेकिन हम वैट का क्रेडिट नहीं देंगे, वैट का क्रेडिट नहीं देंगे। तो इस ब्यूटी पार्लर वाले के लिए जो क्रीम थी 100 रुपए की, इसमें ये वैट का एलिमेंट जुड़ जाता था और ये कॉस्ट का पार्ट बन जाता था, क्योंकि वैट का क्रेडिट नहीं मिलता, और ये एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स नहीं जुड़ता था क्योंकि इनका क्रेडिट मिल जाता था। तो यहां पर एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता था और बैलेंस गवर्नमेंट को पे करना होता था। तो यहां भी कास्केडिंग हो गया, यहां भी कास्केडिंग हो गया, क्योंकि वैट का एलिमेंट जुड़ गया, वैट का एलिमेंट जुड़ गया, कास्केडिंग हो गया। अब क्या होगा? अब जीएसटी आ गया है, अब जीएसटी आ गया है, अब एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स होता ही नहीं है। अब कोई अगर सर्विसेज या गुड्स लेता है ब्यूटी पार्लर वाला, तो वो जीएसटी पे करेगा और वो कस्टमर को भी जीएसटी ही चार्ज करेगा और जीएसटी में से जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा और कोई कास्केडिंग नहीं होगा, क्योंकि जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा तो फिर वो सिर्फ 100 रुपए की कॉस्ट रहेगी, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जो है एलिमेंट है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। सर क्या मतलब बन गया इसका? सर मतलब बिल्कुल सिंपल बन गया, मतलब बिल्कुल सिंपल। सर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ये मत बोलना सर सर्विस जीएसटी क्रेडिट मिलता नहीं मिलता सर्विस टैक्स वालों को या ब्यूटी पार्लर वालों को, वहां मत सोचना। आप सिर्फ ये सोचना कि कंसेप्ट क्या है। अर्लियर बता रहा हूं पहले क्या होता था, कंसेप्ट ये बन गया कि आज आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको इनपुट सर्विसेज और गुड्स का जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता है, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। इसी को कहते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट ही क्रेडिट मिल रहा है, इनपुट पे जीएसटी पे हो रहा है, क्रेडिट ही क्रेडिट मिल रहा है। पुराने जमाने में एक्साइज का क्रेडिट, ट्रेडर को एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता था क्योंकि एक्साइज सेंटर का था, ट्रेडर वैट लेता है तो वैट में से एक्साइज का क्रेडिट नहीं मिलता, ट्रेडर को सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता क्योंकि ट्रेडर वैट पे करता है, वैट स्टेट का है और सर्विस टैक्स सेंटर का है। आज ऐसा नहीं, आज सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है। सर देखो अब दिखाता हूं आपको, अब दिखाता हूं वो एग्जांपल मैं आपको अब दिखाता हूं, अब आपको 100% क्लियर हो गया होगा वो कंसेप्ट जो मैं दिखाने वाला हूं। यस, दिस इज द कंसेप्ट। yes as we know that trader will not get the benefit or credit of excise duty, trader will not get the benefit of credit or excise duty or even service tax, नहीं मिलता था, नहीं मिलता था। बट आज जीएसटी में ट्रेडर विल गेट द बेनिफिट ऑफ जीएसटी, ट्रेडर विल गेट द बेनिफिट ऑफ जीएसटी, उसको जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा। पहले कास्केडिंग होता था, अब कास्केडिंग नहीं है, अब कास्केडिंग नहीं है। तो प्लीज टेल मी आपको कास्केडिंग इफेक्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस, आई हैव डन इट। कास्केडिंग के ये वही एग्जांपल है, सेम। ट्रेडर विल नॉट गेट द बेनिफिट, ये मैंने आपको करवा दिया है। यस 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 गाइस, आई हैव डन इट। कास्केडिंग इफेक्ट मैंने करवा दिया आपको, कास्केडिंग इफेक्ट मैंने करवा दिया है, मैंने आपको कंप्लीट कर दिया कि कास्केडिंग क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है। क्या सीखे आप? सर हम सीखे हैं कि अर्लियर क्या होता था, जो इनपुट टैक्सेस होते थे उनमें से कुछ टैक्सेस का क्रेडिट नहीं मिलता था और क्रेडिट ना मिलने की वजह से वो टैक्सेस कॉस्ट के पार्ट होते थे और जब उनको दोबारा बेचा जाता था तो उस टैक्सेस के ऊपर भी टैक्स लग जाया करता था, जिसे एक्चुअली में कास्केडिंग कहा जाता था। बिल्कुल सही, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपने बिल्कुल सही समझा। और अब जीएसटी में क्योंकि इनपुट के जीएसटी का लगभग हर जीएसटी का क्रेडिट मिलता है तो अब कास्केडिंग नहीं होगा। बिल्कुल सही, एक्चुअली में यही है, एक्चुअली में यही है। देखिए आगे दिखाता हूं आपको, ये मैंने आपको करवा दिया वैट प्रिंसिपल वाला, ये मैंने आपको करवा दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डबल टैक्स एंड कास्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी आने से सिर्फ कास्केडिंग ही खत्म नहीं हुआ, डबल टैक्स भी खत्म हो गया। स्टूडेंट कहता है डबल टैक्स और कास्केडिंग में डिफरेंस होता है क्या? बिल्कुल होता है। डबल टैक्स और कास्केडिंग में बड़ा डिफरेंस है और पुराने जमाने में डबल टैक्स भी था और कास्केडिंग भी था और आज डबल टैक्स भी खत्म हो गया और कास्केडिंग भी खत्म हो गया।
आइए मैं आपको सुनाता हूं पुराने जमाने में डबल टैक्स को लेकर कहानी क्या थी। मेरी बात सुनना। आप कभी रेस्टोरेंट में गए हो? सर बहुत बार गए हैं। किसके साथ गए हो? ये क्यों पूछ रहे हो? सही है, ये क्यों पूछ रहा हूं? हाँ, आप रेस्टोरेंट में गए हैं? हाँ हाँ सर गए हैं हम। जीएसटी आने से पहले जब रेस्टोरेंट का जो पार्ट था, यहां एक मेजर इशू था। जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप बताओ, आपको गुड्स मिलती है या सर्विसेज? ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, और आगे हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे। जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको गुड्स मिलती है सर्विसेज? मेरा ये क्वेश्चन है आप लोगों से। स्टूडेंट कहते हैं देखो, जहां तक हमारी नॉलेज है, जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पनीर मखनी मिलती है, पनीर बटर मसाला मिलती है, रोटी मिलती है, स्नैक्स में तंदूरी चाप मिलती है। सिर्फ गुड्स ही मिलती हैं, आइटम होती है, दिखती होती है, गुड्स मिलती है सर। मैं कहता हूं सर्विसेज भी तो मिलती है। हाँ हाँ, वो आप वेटर वगैरह देना था वही कह रहे हो, वो तो है ही है। सर एक बात बताओ, जो रेस्टोरेंट में आप पनीर बटर मसाला ऑर्डर करते हो तो वो बना बनाया देता है आपको या बना कर देता है? सर वो तो बना के देता है, तो वो बनाने को सर्विसेज नहीं कहेंगे? हाँ ये तो बात सही है, वो तंदूरी चाप बना कर देता है आपको, बनाने को सर्विसेज कहते हैं। तो रेस्टोरेंट एक ऐसी था इशू जिसमें ऐसा लगता था कि गुड्स भी सप्लाई हो रहा है और सर्विसेज भी सप्लाई हो रहा है, दोनों हो रहे हैं, ऐसा लगता है। हालांकि हजारों जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की कि कोई भी एक सप्लाई को गुड्स और सर्विसेज दोनों नहीं माना जाएगा, या तो गुड्स माना जाएगा या सर्विस माना जाएगा, कोई एक माना जाएगा। लेकिन रेस्टोरेंट को देख के ये बड़ा मुश्किल है साबित करना कि गुड्स है या सर्विसेज है, मुझे दोनों लग रही है। मैं पिज्जा हट पे जाता हूं तो मुझे पिज्जा डिलीवर होता है, खाने को दिया जाता है वहां बैठ के, तो वो गुड्स है। लेकिन वो पिज्जा बनाकर देते हैं और बनाकर देने को सर्विस कहते हैं। पुराने जमाने में गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी और वैट लगा करता था, जबकि सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स लगा करता था। आपको मालूम है? तो रेस्टोरेंट वाले जब रेस्टोरेंट का फूड दिया करते थे तो वैट वाले कहते थे हम तो वैट लगाएंगे, और सर्विसेज वाले कहते थे हम सर्विस टैक्स लगाएंगे। और मान लीजिए 1,000 रुपए का बिल है तो 10% वैट है तो 10 रुपए वैट, और अगर 6% सर्विस टैक्स है तो 6 रुपए सर्विस टैक्स। लगता है इसी 100 रुपए में था, कास्केडिंग नहीं था। कास्केडिंग तो वो होता है टैक्स के अंदर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं। कास्केडिंग नहीं था, लेकिन डबल टैक्स था। इसी 1,000 के ऊपर वैट और इसी 1,000 के ऊपर सर्विस टैक्स, इसी 1,000 के ऊपर वैट, इसी 1,000 के ऊपर सर्विस टैक्स। भाई ये था डबल टैक्स। और डबल टैक्स क्यों था? बिकॉज ये क्लियर नहीं था कि जिसको सप्लाई किया जा रहा है वो गुड्स है या सर्विसेज है। ये क्लियर नहीं था, ये क्लियर नहीं था कि वो गुड्स है या सर्विसेज है। ये बड़ा इशू था, ये इशू था, और इसकी वजह से डबल टैक्स हुआ करती थी। प्रॉब्लम ऑफ टैक्सिंग सर्टेन ट्रांजैक्शन वेदर एज गुड्स और सर्विस। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जिसे गुड्स माने या सर्विस माने, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर मैं बात करूं अर्लियर प्री जीएसटी, रेस्टोरेंट जब बिल आया करता था तो बेसिक 1,000 रुपए, इसके ऊपर वैट भी लगा करता था, इसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगा करता था। हालांकि डबल टैक्स नहीं है, ये 10% भी इसके ऊपर है और ये 6% भी इसके ऊपर है। लेकिन एक ही वैल्यू के ऊपर दो टैक्सेस लग रहे हैं, तो ये डबल टैक्स था। जीएसटी आने के बाद ये समस्या खत्म हो गई। इसके दो रीजन है। जीएसटी आने के बाद ये समस्या खत्म हो गई, इसके दो रीजन है। एक, आज वैट और सर्विस नाम के दो टैक्स है ही नहीं, आज एक ही नाम है जीएसटी। तो 1,000 रुपया तो आज जीएसटी लगता है, तो यस, तो डबल टैक्स होगा कैसे? आज तो दो नाम ही नहीं है। और एक और भी रीजन था, यह प्रॉब्लम थी कि गुड्स है या सर्विसेज है, जो रेस्टोरेंट दे रहा है वो गुड्स है या सर्विसेज है। इसको क्लियर करने के लिए डबल टैक्सेशन ड्यू टू सब्जेक्ट मैटर बीइंग ट्रीटेड एज गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो रेस्टोरेंट का सब्जेक्ट मैटर है, ये गुड्स और सर्विसेज दोनों की तरह ट्रीट हो रहा था। लॉ ने बोला एक शेड्यूल 2 बनाएंगे सीजीएसटी एक्ट में, पढ़ेंगे हम आगे। जीएसटी के अंदर एक सीजीएसटी एक्ट आएगा, उसके अंदर एक शेड्यूल 2 बनाया गया, और उस शेड्यूल 2 में उन सभी आइटम्स का नाम लिखा गया जो आपको लगता है गुड्स भी है और सर्विस भी है, और उनको बोला गया या तो ये गुड्स है या सर्विस है। एक नाम दिया गया, या तो गुड्स या सर्विस। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि गुड्स के ऊपर जीएसटी के रेट अलग है और सर्विस के ऊपर जीएसटी के रेट अलग है, इसलिए ऐसा किया गया। और मैं बता दूं रेस्टोरेंट सर्विसेज को, मैं बता दूं आपको, रेस्टोरेंट सर्विसेज को फाइनली सर्विसेज माना गया है। जीएसटी के अंदर सर्विसेज माना गया है। ये जो 5% रेट है, ये जीएसटी के सर्विसेज का रेट है।
सर्विसेज का रेट है। तो गाइस दो प्रॉब्लम को दूर किया गया, डबल टैक्स भी दूर किया गया, और डबल टैक्स क्यों था वो रीजन को भी खत्म किया गया। क्यों था? क्योंकि मुश्किल था ये डिसाइड करना पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर गुड्स है या सर्विस है। उन्होंने बोला हम बताएंगे, और जीएसटी ने एक एक आइटम को क्लियर किया है कि ये गुड्स है या सर्विस है। आज कोई ऐसी आइटम नहीं है जिस पर यह माना जाए ये गुड्स भी और सर्विस भी है, नो। कास्केडिंग क्या था? मैंने बताया था कास्केडिंग डबल टैक्स ऑन टैक्स था, अर्लियर था, अब नहीं है। अर्लियर कैसे था? 100 रुपए इस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, 10 रुपए 110। जब वैट लगता था तो वो इस एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद जो वैल्यू आया करती थी उसके ऊपर लगा करता था। तो ये डबल टैक्स था, टैक्स ऑन टैक्स था, सॉरी। अब नहीं है क्योंकि अब एक ही टैक्स है, जीएसटी। तो देयर इज नो कास्केडिंग, नो डबल टैक्स। आज ना कास्केडिंग है ना डबल टैक्स है, आज ना कास्केडिंग है ना डबल टैक्स है। तो आई हैव डन इट, मैंने आपको ये पूरा करवा दिया कास्केडिंग, और कास्केडिंग के साथ मैंने आपको डबल टैक्स और कास्केडिंग का डिफरेंस भी करवा दिया। यस, तो यस आई हैव डन इट, सेकंड पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट भी मैं अभी करना चाहूंगा। मैंने बात डिस्कस किया था वाई जीएसटी, आखिरकार हम जीएसटी को क्यों लेके आए, वाई जीएसटी। हमने कहा 3 मेन रीजन थे जिसमें जीएसटी को लाया गया, और रीजन नंबर 1 था मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, दैट इज द रीजन नंबर 1। करवा दिया मैंने आपको, करवा दिया, जिसमें आपने सीखा 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव किया गया और 1 टैक्स लाया गया, जीएसटी। सेकंड जो था वो कास्केडिंग था। नाउ कास्केडिंग बीइंग रिमूव्ड, नाउ देयर इज सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। कोई पूछे कि कोई बता सकता है कास्केडिंग कैसे रिमूव हुआ? बोलो अब लगभग हर इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलता है, तो कास्केडिंग होगा कैसे? कास्केडिंग होने की जड़ क्या थी? क्रेडिट नहीं मिलता था इनपुट का, कॉस्ट का पार्ट बन जाता था, कास्केडिंग हो जाता था। आज क्या है? सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, सीमलेस फ्लो ऑफ नो कास्केडिंग, कास्केडिंग नहीं आज। तीसरा है यूनिफॉर्मिटी। यस, ये मुझे अभी करवाना है, और जब मैं यूनिफॉर्म कास्केडिंग के साथ मैंने आपको डबल टैक्स भी करवा दिया। और डबल टैक्स का क्या रीजन था? कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर जो है गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों ट्रीट होता था, और जिसकी वजह से जीएसटी डबल लगता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। आज उन्होंने एक शेड्यूल 2 इशू कर दिया है, जिसके अंदर उन्होंने हर गुड्स का डिसाइड कर दिया है कि ये गुड्स है या सर्विसेज है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्मिटी। सर यूनिफॉर्मिटी में मैं आपके साथ 2 बातें डिस्कस करूंगा। एक, अर्लियर अगर मैं बात करूं, पुराने जमाने की अगर मैं बात करूं, तो टैक्सेबल इवेंट जो थे वो मल्टीपल थे, और टैक्स भी मल्टीपल थे। अगर आपने मैन्युफैक्चर किया तो एक्साइज ड्यूटी लग गई, अगर आपने सेल किया तो यस सेल टैक्स लग गया, सेल टैक्स में वैट भी था और सीएसटी भी था। अगर आपने सर्विसेज दी तो यस सर्विस टैक्स लग गया। मतलब मल्टीपल इवेंट्स थे, मल्टीपल टैक्स थे, मल्टीपल। तो यूनिफॉर्मिटी कहां हुई? यूनिफॉर्मिटी तो समान था, एक जैसा। आज मल्टीपल टैक्स को रिमूव किया गया, मल्टीपल इवेंट को रिमूव किया गया। नाउ देयर इज अ सिंगल, नाउ देयर इज अ सिंगल इवेंट, and that is known as supply, and there is a single tax, and that is known as a GST. Yes, this is called uniformity. This is called uniformity. Aaj now there is a number of taxable event. Now there is a one taxable event, one supply of goods or services. supply के बारे में मुझे वो गाना आता है, गाना याद आता है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। मतलब सप्लाई नहीं तो कुछ भी नहीं है। सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं, सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं तो जीएसटी नहीं। आप एज एन एसएससी ये प्रूव कर दो कि जो मैंने किया वो सप्लाई नहीं है, जीएसटी लग ही नहीं सकता सर। और अगर डिपार्टमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि जो आपने किया वो सप्लाई है तो जीएसटी लग सकता है। एक और यूनिफॉर्मिटी को लेकर इशू था वैट रेट। पुराने जमाने में वैट था, जीएसटी तो था नहीं, तो वैट रेट जो थे ना वो हर स्टेट का अलग था। अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी
महिंद्रा की कार खरीदनी है। महिंद्रा तो पूरी मतलब पूरे इंडिया में सेम है कंपनी, एक कंपनी है महिंद्रा। भाई साहब उसकी गाड़ी 10 लाख की है। पंजाब वालों का वैट रेट था मान लीजिए 8%। ओहो 10 लाख पर 8। दिल्ली का रेट था 6%, दिल्ली में 6। भाई दिल्ली की गाड़ियां पंजाब से महंगी थी। आपको याद होगा, मेरे को आज भी याद है, मैं आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं। तो मुझे याद है पंजाब में मतलब वैसे तो मैं पंजाब से और राजस्थान दोनों से बिलोंग करता हूं, हरियाणा से भी आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया। यस बट एनीवेज, मैं पंजाब में मेरा पहले लाइफ के पहले 20 साल 15-20 साल पंजाब में गुजारे हैं। तो मैंने पंजाब में बहुत सारे लोगों को देखा है जो गाड़ियों का काम करते थे, जो दिल्ली आया करते थे गाड़ी खरीद के ले जाया करते थे, क्योंकि दिल्ली में गाड़ी का वैट रेट कम था, पंजाब में वैट रेट ज्यादा था। तो कंज्यूमर कंफ्यूज्ड था कि कार को मैं खरीदूं कहां से। तेलंगाना में अलग रेट है, हरियाणा में अलग रेट है, एमपी में अलग रेट है, बिहार में अलग रेट है, पंजाब में अलग रेट है, भाई हर स्टेट में अलग। ये इट्स अनहेल्दी कंपटीशन, एक मारामारी हो गई थी कि सामान को कहां से खरीदा जाए। जीएसटी आने के बाद डिफरेंट रेट फॉर डिफरेंट स्टेट, नाउ देयर विल बी यूनिफॉर्म रेट। आज यूनिफॉर्म रेट है। मैं ये नहीं कहता कि सारी गुड्स का रेट सेम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, गुड्स का रेट तो अलग अलग होना चाहिए। भाई नमक पर जो रेट है वो 0 होना चाहिए, नमक हमारी नेसेसिटी गुड्स है। लेकिन अगर मैं बात करूं गाड़ियों पर, लग्जरी गाड़ी पर जो 10 लाख से ऊपर की है, 20 लाख से ऊपर की है, उस पर भाई 28% होना चाहिए, अमीर लोगों को टैक्स ज्यादा देना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि रेट अलग गुड्स पे अलग हो, कोई इशू नहीं है मुझे। अलग रेट, अलग गुड्स पर अलग रेट होने से एतराज नहीं है। मुझे एतराज है एक ही गुड्स पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट होने पर। वो एक फिल्म थी ना वेलकम, बड़ी मस्त फिल्म, मजनू भाई वाली, वो उसमें डायलॉग मारता है परेश रावल एक, कि मुझे तुम्हारे इस रिश्ते पे एतराज नहीं है, मुझे तुम्हारे उन रिश्तेदारों से एतराज है। मुझे अलग गुड्स पर अलग रेट है, इससे एतराज नहीं है, वो तो होना भी चाहिए, नेसेसिटी गुड्स पे कम और लग्जरी गुड्स पे ज्यादा। लेकिन मुझे एक ही गुड्स पर हर स्टेट में रेट अलग है, इस बात से एतराज है। और इसे खत्म किया जीएसटी ने, यूनिफॉर्मिटी लाई। आज अगर किसी गुड्स का रेट 5% है तो बेटा पूरे इंडिया में 5% है, चाहे किसी भी स्टेट से खरीद लो। अगर किसी गुड्स का रेट 12% है, किसी गुड्स का रेट 18% है, किसी गुड्स का रेट 28% है, तो पूरे इंडिया में सेम है सर, पूरे इंडिया में सेम है। यस सर, टुडे आई हैव डन वाई जीएसटी, टुडे आई हैव डन वाई जीएसटी। मैंने खत्म करवा दिया आपको आखिरकार जीएसटी इंडिया में क्यों लाया जाए। आई हैव डन इट, मैंने करवा दिया आखिरकार जीएसटी को इंडिया में क्यों लाया जाए। आई हैव डन इट। गाइज प्लीज टेल मी, आप लोगों को जीएसटी को लाने के रीजन क्लियर हुए नहीं हुए। आई होप इट इज क्लियर। तो गाइज अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड आई होप आज की क्लास को हम यहीं तक रख लेते हैं और आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज आज की क्लास लिटिल बिट टेक्निकल भी थी, तो आज की क्लास आप लोगों ने वादा करना है कि आपको 2 बार देखनी है, 2 बार। अनलिमिटेड व्यूज है ना, तो 2 बार देख लो यार, क्या फर्क पड़ता है। 2 बार देखनी है आपको आज की क्लास, क्योंकि आपको आज की क्लास समझना बहुत जरूरी है। चलिए आज की क्लास को यहीं तक लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।